यूनियन एंड टेरिटरी, ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब यहां पे आर्टिकल हम 1 से 4 पढ़ेंगे। पहले तो पार्ट वन यूनियन का है, ठीक है ना, पार्ट 1 यूनियन है, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 से 4 जो है हम पढ़ेंगे संघ, यानी कि जो उसके यूनियन है, यूनियन का मतलब सेंटर यूनियन का सेंटर होता है, ठीक है, अगर मोटा मोटा बोला जाए तो, बहुत बेसिक सा, ठीक है। और उसके राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 1। अब समझना आर्टिकल 1 इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, भारत राज्यों का संघ है। अब सारा सवाल तो यहीं पर पहले समझ लो कि भारत राज्यों का संघ है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि भारत राज्यों का संघ क्यों बोला गया है। भारत, ये हिंदी में इंग्लिश वाला आपको मिल जाएगा, जो यहां लिखा तो है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहां पर आपको ना एक पिक्चर है, कौन सी, इंग्लिश देखिए, उसमें जब श्रीदेवी पहुंचती है अमेरिका और वहां पर क्लास में बैठती है इंग्लिश सीखने के लिए, तो टीचर से पूछती है कि सर, मतलब अमेरिका को द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों कहा जाता है और इंडिया को सिर्फ इंडिया क्यों कहा जाता है। तो उसका जवाब वहां पर एग्जाम में वो नहीं दे पाया, बताया नहीं गया, लेकिन आपको बताना है कि अमेरिका का नाम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों है और इंडिया का नाम इंडिया क्यों है, ये समझना पड़ेगा। हाँ भाई बताओ क्यों है। सर क्योंकि अमेरिका में सारे स्टेट्स को मिला के एक वो अमेरिका बना है और इंडिया एक कंप्लीट देखिए, जब अमेरिका बनाया जा रहा था तो अमेरिका की कॉलोनीज थी, कुल 15 कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज थी। 13 कॉलोनीज ने एग्रीमेंट किया। कॉलोनी से मतलब कैलिफोर्निया, टेक्सास जैसे ही होते ना, जैसे हमारे देश के राज्य हो गए, समझ लो, ठीक है, कोई कॉलोनीज। तो अलग अलग कॉलोनीज ने बोला कि ऐसा है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, तो मिलकर इन्होंने एग्रीमेंट किया, साइन कर लिया कि हम मिलकर लड़ेंगे। ये एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट में ये भी लिखा है कि अगर हटना चाहेंगे तो हट भी सकते हैं, अगर हमें अलग होना है तो अलग हो सकते हैं, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और जीत लिया। अब चूंकि ये एग्रीमेंट था, ठीक है, हट सकते, तो तब द यूनाइटेड स्टेट्स, सारे स्टेट्स का यूनाइटेड होकर वो अमेरिका बना है वो, ठीक है। लेकिन इंडिया में ये चीज नहीं है। इंडिया में राज्य हैं, पर वो राज्य अलग नहीं हो सकते। राज्यों का क्षेत्र छोटा बड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, नाम चेंज हो सकता है, बट वो अलग नहीं हो सकते, विच कांट बी सीडेड अवे, यानी कि राज्य अलग नहीं हो सकते, इसलिए यूनियन कहा गया, एक है, ठीक है। घर है, कमरे छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कमरा अलग कर दिया जाए। तो ये इसीलिए अमेरिका द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इंडिया सिर्फ इंडिया है, इंडिया नाउन हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये आर्टिकल 1 है। ये राज्यों का संघ है, राज्य अलग नहीं हो सकते क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र, ये ना विलय पत्र, विलय होगा जैसे दूध के अंदर पानी विलय हो जाता है, मिल गया, अलग नहीं हो सकता, ठीक है। क्या था ये विलय पत्र, 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। अच्छा, अनुच्छेद 2, संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के लिए लॉ बनाने का अधिकार है। क्या मतलब है, संसद को, अब समझना क्वेश्चन कहां से आएंगे, बस वही पकड़ना है, ठीक है। ये ऊपर समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये समझ में आ गया। जहां जहां पर मैं बोल रहा हूं बस उसको फोकस करके पढ़ना कि एग्जाम में क्या आता है। अब यहां पर क्या, संसद को यूनियन के नए राज्यों को प्रवेश कराने या स्थापना करने का कानून बनाने का अधिकार है, यानी कि पार्लियामेंट खाली जो है वो ही एक नया राज्य बना सकता है, ठीक है। अब जैसे तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से, तो पार्लियामेंट बनाएगा, विधानसभा नहीं बनाएगा, ठीक है। तो कौन बना रहा है, संसद को ध्यान रखना इस बात का। सवाल बस यही पूछेंगे आपको, कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट का मतलब क्या है, राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति साइन के नहीं हो पाएगा। 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर ही नए राज्य को बनाएंगे। फंसना नहीं, पार्लियामेंट में सवाल आया हुआ है 3-4 बार, कई लोग गलत करके आते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पूछूंगा भी। नए राज्यों के गठन या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों की परिवर्तन शक्ति भी संसद के पास है। नाम चेंज करना, साइज छोटा बड़ा करना, सब कुछ जो है वो
पार्लियामेंट देखती है, सिर्फ पार्लियामेंट देखेगी। 2012 में मायावती थी यहां पर। मायावती जब आखिरी दिन था उनका लोकसभा के अंदर, तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि यूपी के 4 हिस्से कर देना चाहिए। बुंदेलखंड हो गया, अवध हो गया, पूर्वांचल हो गया और वेस्टर्न यूपी हो गया। तो अब ये प्रपोजल था, लेकिन वो कर नहीं पाई, खुद नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि विधानसभा को नहीं है अथॉरिटी। उन्हें पार्लियामेंट भेजा था, पार्लियामेंट में जो होगा सिस्टम वो बताएंगे अभी किस तरह से चेंज किया जाता है, लेकिन वो पार्लियामेंट ही करेगा उस चीज को लेकर। अब यहां से मैं ये पूछ सकता हूं आपसे थोड़ा मेंस वाला कि राज्य बड़े होने चाहिए या छोटे होने चाहिए, तो अब क्या कहोगे? आप यहाँ छोटे होने चाहिए। छोटे। ये इंटरव्यू से लेकर, मेंस से लेकर, प्री से लेकर सब में पूछा जाता है कि राज्य का साइज छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। क्या लगता है तो? हाँ, छोटा हो या बड़ा, रिसोर्सेज ये साइज से मैटर नहीं करता ना, मैटर करता है कि उसके पास क्या इतने रिसोर्सेज है अपने आप को सस्टेन करा ले जाने के लिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसके रिसोर्सेज हैं क्या भाई, टूरिज्म है, मिनरल्स हैं, इस तरह का चीजें हैं कि नहीं, पोर्ट बंदरगाह वगैरह है कि नहीं है। अब ऐसे दोनों एग्जाम्पल हैं। हिमाचल प्रदेश को बनाया गया, छोटा है, उत्तराखंड छोटा है, लेकिन सर्वाइव कर पाए क्या उत्तराखंड आज भी होता रहता है यार कि हमें पैकेज दो पैकेज दो पैकेज दो, ठीक है। वही महाराष्ट्र देख लो, बड़ा राज्य है, तमिलनाडु बड़ा राज्य है, चल रहे हैं। तो आपका आंसर क्या है कि राज्य छोटे हो या बड़े हो मैटर नहीं करता, वो सेल्फ सस्टेनिंग उनके पास होना चाहिए कि वो अपने को झेल पाए। क्योंकि अब नई राजधानी, अब जैसे कि आंध्र प्रदेश में नई राजधानी बन रही है, तो इतना यार रिसोर्सेज भी तो होना चाहिए कि वो पैसा होना चाहिए। ये ना हो कि बना तो दिया, पापा से बोल के अलग तो हो गए आप घर से, फिर वहां से पापा से पैसे मांग रहे, पापा वो पैसे दे दीजिए, वो घर चल नहीं रहा है। ये नहीं बात है, बस चले तो गए बीवी को लेकर जोश में आकर, लेकिन झेल नहीं पा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। मुझे पता लगा स्पेशल पैकेज, तो अगर पापा पैसे देंगे तो क्या होगा, मतलब अगर सेंटर किस तरह से हेल्प कर सकता है, जो थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं, अगर सेंटर हेल्प करना चाहे तो किस तरह से हेल्प करेगा? ग्रांट्स देगा। एक और होता है, योजनाएं जो होती हैं सेंटर गवर्नमेंट की योजनाएं, ठीक है, उसके अंदर रेशो होते हैं। जैसे कि कुछ 50-50% होता है कि 50% सेंटर लगाएगा, 50% स्टेट लगाएगा। मान उज्ज्वला योजना आ गई, सेंटर की योजना है, तो 50% मोदी जी लगा रहे हैं, 50% योगी जी लगा रहे हैं, ठीक है। कुछ आती है 75-25 में आ जाता है, और कुछ स्पेशल वाले में 90-10 आया जाता है। ये स्पेशल पैकेज होता है कि 90% जो है वो सेंटर गवर्नमेंट और 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है। ये स्पेशल पैकेज है। बाकी स्पेशल पैकेज कुछ ग्रांट के रूप में भी आता है, जो आपका फाइनेंस कमीशन जो आपको रिकमेंड करता है, उस समय रिपोर्ट आता है 5, ठीक है, 5 साल के लिए 280 आर्टिकल 280, ठीक है, उसमें ये बोलता है, फाइनेंस कमीशन बोलता है कि किस तरह से पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो स्पेशल कोई किसी को ग्रांट देनी हो तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड कर देता है कि हाँ भाई ठीक है, इन लोगों को पैसा थोड़ा दे दो एक्स्ट्रा बढ़ा के, बस ये बात है, ठीक है। चलिए, ज्यादा क्लियर हो रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है, ठीक है। उत्तराखंड सर्वाइव क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि टूरिज्म तो है सर। और क्या है, सिर्फ अब टूरिज्म में क्या हुआ, अभी श्रीलंका की हालत क्या हुई। चलो, आपने कहा कि उत्तराखंड क्यों नहीं सर्वाइव कर पाता, तो एग्जाम सबसे बड़ा एग्जाम्पल श्रीलंका है। श्रीलंका पूरा का पूरा टूरिज्म पे डिपेंड करता है। उन्होंने 2 बड़े काम किए, टूरिज्म और पोर्ट्स पे सर, क्योंकि उनका पोर्ट से ज्यादा मैं बताऊं, जो कोलैप्स हुआ श्रीलंका, उसके पीछे एक तो था टूरिज्म। अब पूरा डिपेंडेंसी टूरिज्म के ऊपर है। अब कोरोना आ गया, कोरोना के चक्कर में टूरिज्म पूरा पिट गया। अब थोड़ा सा जब रिकवर करने ही वाला था तो पता लगा कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो गई। श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो रशिया और यूक्रेन से आते हैं। मतलब उनका होता है ना, हर देश का अपना होता है कहां से आ जाएंगे, तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहीं उधर से आते हैं, पूर्वी यूरोप से आते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था कि 2-3 साल पहले इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर अपने आप को स्विच कर लिया कि कहते हैं कि फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि आप अपने खेतों में जो जैविक खाद डालेंगे, गोबर डालेंगे या इस तरह के डालेंगे। अब ये चीज अच्छी तो है, प्रॉब्लम क्या है कि इसको स्टेज वाइज तरीके से करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अचानक से आपने बोला कि नहीं कल से मैं कुछ और कर लूंगी, परसों कुछ और कर, नहीं, उन्होंने अचानक से कर दिया। अचानक से फर्टिलाइजर का इंपोर्ट कम कर दिया और तुरंत ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ गए। हुआ क्या कि इनका जो प्रोडक्शन था 50% कम हो गया। भाई अचानक से आप करोगे तो जमीन अभी तैयार नहीं हुई ना, अभी तो पौधे तैयार नहीं हुए, सिस्टम तैयार नहीं हुआ है।
अचानक से खाना जो है 50% कम हो गया। उसी समय कोरोना आ गया, उसी समय रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, और वहीं से सर उन्होंने जो चाइना से पैसा लिया था पोर्ट वाला वो बर्बाद हो गया, उसका हम्बन टोटा जो है वो हो गया। अब इन सब ने मिलकर श्रीलंका की बैंड बाजी। तो कहते हैं ना वो मुसीबत आती है तो फिर चारों तरफ से आती है, फिर उसी तरह से चारों तरफ से आ गई। ठीक है, तो श्रीलंका क्या नहीं यही है बस। ठीक है, और जो उत्तराखंड नहीं कर पा रहा, हाँ उत्तराखंड के पास भी तो क्या रिसोर्सेज बताइए। उत्तराखंड का एकमात्र बड़ा शहर है देहरादून। आप जो पहाड़ी उतरता है उसे देहरादून जाकर लैंड करता है। अब देहरादून में कितनी कैपेसिटी है यार उसकी बताओ, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। यहां पर उत्तराखंड को सीखना चाहिए हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश ने पिछले 10-15 सालों के अंदर, 20 सालों के अंदर कुछ तो सुधार किया है। जैसे कि उनके पास ऑर्चर्ड्स थे, मतलब और क्या नाम, सेब के बागान, ये तो चलो चल ही रहा था। फिर जो कश्मीर में प्रॉब्लम आई तो बहुत सारा टूरिज्म कुल्लू चला गया, मनाली चला गया। ठीक है, फिर लेकिन एक काम और किया उन्होंने, सोलन वाला जो इलाका है वहां पर उन्होंने जो फार्मा कंपनियां हैं उनको बहुत ज्यादा दिया, एस्टैब्लिश कराया। तो अब अगर आप किसी भी दवाई के पत्ते के पीछे देखोगे तो या तो गुजरात में बना होगा या तो हिमाचल बना होगा। बद्दी एक जगह है वहां बना होता है। तो उन्होंने कम से कम इसको पकड़ लिया कि भाई हमारे पास पहाड़ है, हम पहाड़ों को दे देंगे। तो पहाड़ों को दे दिया, उसमें फैक्ट्रीज लग रही हैं, लग रहा है। अब यूपी में क्या है, यूपी में कौन सा इंडस्ट्रियलाइजेशन है? कुछ नहीं है, कोई सरकार। मैं तो भाई परेशान हूं, चाहे मायावती गवर्नमेंट रही हो, अखिलेश गवर्नमेंट रही हो, चाहे योगी गवर्नमेंट रही हो। ठीक है, आपके अपने अपने वो हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर किसी के पास कोई पुख्ता को काम नहीं है, कोई स्कीम नहीं, कुछ नहीं है, चल रहा है बस। और पब्लिक भी हमारे यहां देश की ऐसी ही है, हमारे यूपी की सर्विस, तभी तो लोग सर्विस के लिए भागते हैं। भाग सर्विस के पीछे, भाई क्या करें लोग, नौकरी जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करोगे बताओ। अब महाराष्ट्र, बॉम्बे में या गोवा से आपको लगता है कि कोई आईएएस की तैयारी करता होगा? करते होंगे, जानते कौन करता है? जो यूपी बिहार के लोग बॉम्बे जाते हैं ना वो लोग करते हैं। मेरे पास कई स्टूडेंट्स हैं, सर बॉम्बे से बात कर रहे हैं, सर वैसे मैं एक्चुअली रहने वाला तो यूपी का हूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं, यही बोलते हैं। ओरिजिनली मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, मुश्किल से 5 से 10, 5 ही कह लो यार, जिनके कॉल्स आए हैं मराठी हैं, जो एक्चुअली मराठी है। अब क्यों नहीं? क्योंकि जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है वो उसको नौकरी मिल जाती है। क्यों? कोस्टल इलाका है ना, बंदरगाह है, वहां बहुत सारे काम है, छोटे बड़े। एक हमारे जानने वाला है यार, वो 12th में फेल हो गया, वो 12th में फेल हुआ, बॉम्बे का था असल में वो, यहाँ पर उसके पापा ट्रांसफर था, बैंक में पापा थे, तो हमारे मोहल्ले में रहते थे, तो 2 साल से का इंटरेक्शन था। वो गया बॉम्बे, बॉम्बे में जब फेल हुआ तो उसके बाद वो एक शिपिंग कंपनी में लग गया, छोटा मोटा काम के लिए। तो एक मस्क कंपनी है बड़ी वाली, जो कंटेनर वगैरह बनाती है। अब उसमें लगे पता लग रहा है आज का 1-1.5 लाख का पैकेज ही हो गया 10 साल के अंदर। पढ़ाई कंप्लीट तक की नहीं कर पाया वो, लेकिन ऑप्शन तो है। हमारे पास क्या ऑप्शन है बताओ, यूपी वालों के पास कुछ नहीं ऑप्शन है क्या है? इसलिए लखनऊ जो है इतना ज्यादा क्राउडेड हो गया है, सरकारी नौकरी वाले सब आके यहां बस जाते हैं। यार अच्छा जो लोग पढ़ा नहीं पाएंगे, जो कॉम्पिटिशन बीट नहीं कर पाएंगे, उनका क्या होना चाहिए? देखिए मैं बताऊं, चलो थोड़ा सा यहां पे इकोनॉमिक्स वाला लेकिन समझ लेते हैं प्रॉब्लम, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा समझते हैं। देखिए तरीका ये होता है कि प्राइमरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। सबसे पहले सभ्यता ये होगी कि एग्रीकल्चर होगा, तो पहले लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, सब लोग कर रहे थे, ठीक है। अब जो खेती कर रहा है उसका दिमाग नॉर्मल सा दिमाग है, मान लेते हैं कि अभी तक उसका एक्सपोजर नहीं हुआ है, इसको नेगेटिव टर्म मत है ना, सिर्फ एक्सपोजर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये मत बोल रहे कि सर ने बोला कि जो खेती करता है तो वो बेवकूफ, ऐसा नहीं है, एक्सपोजर कम है उसका, ठीक है। पढ़ाई लिखाई कम है, एक्सपोजर कम है, बस यानी बात है, ठीक है। तो अब ऐसे लोग एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं, अब इनको अगर एक स्टेप आगे बढ़ाना होगा, ठीक है, तो किस में जाना चाहिए उनको? अब ये खेती वाले बंदे हैं, तो अगर ये एक स्टेप आगे जाएंगे तो ऐसा काम पकड़ेंगे जो अभी हाथ पैर की मेहनत कर सकते हैं। अभी हाथ पैर वाली मेहनत ज्यादा है, अभी दिमाग वाली मेहनत नहीं आई है, ठीक है। तो ये सेकंड लेवल पे जाएंगे। सेकेंडरी वाला जो होता है ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है ना, यानी कि फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, नट बोल कसना, थोड़ा ट्रेनिंग दे दी, नट बोल कस रहे हैं, ये कस रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन यहां से निकाल के थोड़ी गई, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पढ़ा हम लोगों ने कि भाई जो
ब्रिटेन का और यूरोप का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, क्या हुआ था, वो गए थे ना उनके पास मजदूरों के पास कि तुम यार गर्मी में क्या तप रहे हो, यहाँ पर बरसात होती है, तो एक काम करो तुम चलो तुम्हें फैक्ट्री में डालते हैं, फैक्ट्री में करके तुम्हें सैलरी मिल जाएगी, फिक्स मिल जाएगी, ठीक है। उनको थोड़ी ट्रेनिंग दे दी, थोड़ा सा उनका सिस्टम चेंज कर दिया, ठीक है। फिर जो ये एक यानी जनरेशन जब पढ़ाई करेगी तो इनको थोड़ा, जब ये रहे वहां पर तो इनको महत्व समझ में आता है पढ़ाई लिखाई का। खुद मजदूर हैं तो उनको लगा कि अगर मेरा बेटा थोड़ा पढ़ाई कर लेगा तो सुपरवाइजर तो बन सकता है, ठीक है ना। सुपरवाइजर की तनख्वाह ज्यादा होती है तो अपने बच्चों को थोड़ा पढ़ा देंगे कि टेक्निकल वो करा देते हैं, ITI करा देते हैं, सुपरवाइजर बन जाएगा, है ना। तो उन्होंने एक जनरेशन ने जो खुद मजदूर थे उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को ITI कराया और सुपरवाइजर बना दिया, बहुत अच्छी बात है। तो एक स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। फिर जो ITI सुपरवाइजर था उसने देखा कि मेरा हेड जो है वो तो मैनेजर है, ठीक है। तो अगर मैं MBA की डिग्री करा दूं या मैं इंजीनियरिंग की डिग्री करा दूं अपने बच्चों को तो मेरा बच्चा मैनेजर बन जाएगा, एक टेक्निकल हेड बन जाएगा, तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेनिंग, अपने इंजीनियरिंग कराई या MBA कराया और फिर वो लोग मैनेजर बन गए, उसमें आ गए, उसी फैक्ट्री में आ गए। तो अब एक जनरेशन हो रही है ना, आराम से स्मूथली ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। अब तीसरा सेक्टर जो आता है अगर मैंने कर रहा है वो क्या होता है, सर्विस सेक्टर आता है। सर्विस का मतलब क्या होता है, यानी कि हॉस्पिटैलिटी हो गई, हॉस्पिटल, ठीक है, या कोचिंग हो गई, इस तरह की जहां पर अपने दिमाग से आप किसी को सर्विस कर, टूरिज्म हो गया, इस तरह की चीजें हो गई हैं, ठीक है। या अपना IT, ठीक है। अब IT वाले जो है वो इसे कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब होता है मजदूर वाला, और व्हाइट कॉलर जॉब मतलब कि ये जॉब खाली गंदे नहीं होंगे, कॉलर गंदे नहीं होंगे, ठीक है। तो व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब है कि IT वाले काम, कुर्सी में बैठ के, AC में बैठ के दिमाग वाला काम करना, ठीक है। तो अब अगर जो मैनेजर होगा वो अपने बच्चों को डाल सकता नहीं डाल सकता आराम से, जो उसने कहा कि यार कहां तुम फैक्ट्री में काम कर रहे हो, IT में चले जाओ, वहां पे IT वाला स्कोप है। तो वो मैनेजर जिसके दादा मजदूर रहे, पापा ITI के रहे और खुद वो मैनेजर है, वो अपने बच्चे को IT कंपनी में डाल देगा, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया। और ये बच्चा क्या करेगा, अपने बच्चों को कहां डालेगा, वो डालेगा अपने बच्चों को 4th वाले में डालेगा, वो है आपका रिसर्च, या तो रिसर्च में डाल देगा या तो बिजनेस में डाल देगा, एंटरप्रेन्योरशिप कर देगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से चलता है, तो एक स्मूथ ट्रांजिशन होता रहता है। हिंदुस्तान ने क्या किया, हिंदुस्तान के प्राइमरी से कूद के सीधे चले गए टर्शरी में, इसमें आ गए, ठीक है। इसीलिए हिंदुस्तान का सिर्फ मात्र 2% लोग ही स्किल्ड लेबर हैं, सिर्फ 2% स्किल्ड लेबर हैं। साउथ कोरिया में अबव 90%, जापान में 98% स्किल्ड लेबर, हमारे देश में 2% स्किल्ड लेबर सीधे गांव से निकलकर वो IT कंपनी काम करने आते हैं। और जो ये इकोनॉमी बताती है कि सबसे ज्यादा जो खपत होनी चाहिए वो यहां होनी चाहिए, यहां के लोग ही इन लोगों को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये काम ये लोग कर सकते हैं। ये लोग कितने लोग IT में हो सकते हैं, मतलब ये लोग अभी तैयार नहीं हुए ना, अभी उनका बौद्धिक लेवल तैयार नहीं हुआ है, पढ़ाई लिखाई वैसी नहीं हुई है, इसलिए लोग MBA कर लेते हैं। गांव के लोग, नौकरी मिल पाती है क्या, नहीं मिल पाती है। डिग्री तो मिल गई है आपको, नौकरी नहीं मिल पाती है, बस दिक्कत ये आ रही है। तो हमारे देश में सीधे ही स्विच कर गया से, और ये स्विच इसलिए किया क्योंकि हमें इंग्लिश आती थी, हमें अंग्रेजी आती थी, और जो 80s के अंदर जो थोड़ा सा हुआ वो IT कंपनी आई, और जो कहते हैं इसको आउटसोर्सिंग की वजह से हम लोग को काम मिलना शुरू, हम लोग आगे बढ़ गए। तो जब इसीलिए अब मोदी जी देखो या बाकी सरकार तो यहां पर ज्यादा फोकस कर रही है, मेक इन इंडिया, ठीक है, इसको बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इस चीज को यहां तक ले जाने, मतलब इस खपाने में यही सेक्टर ऐसा है जो है। चाइना इसलिए अच्छा कर गया, चाइना ने खेती सीधे मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट कर गया, इसलिए चाइना की जो ट्रांजिशन है बहुत अच्छी है। हमारे देश की जॉब को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। क्यों है जॉबलेस ग्रोथ, क्या मतलब इसका, जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ तो हो रही है, पेपर में दिख रहा है 8%, 9%, 10% ग्रोथ हो रही है, नौकरियां कहां हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही लिमिट, क्योंकि देखो अगर यहां पे देखो सबसे ज्यादा GDP के अंदर किसका कंट्रीब्यूशन होता है, सर्विस सेक्टर का, आई थिंक लगभग 50% के आसपास या 45-40-50% इसके बराबर होता है, सबसे ज्यादा ये सेक्टर कमाता है, और सबसे कम लोग इसके अंदर हैं, सबसे ज्यादा लोग इसके अंदर हैं, लगभग 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो खेती कर रहे हैं,
ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? ये लोग कितना कमा रहे हैं? मात्र 14%, 14-15%। 50% लोग मात्र 14% कमा रहे हैं, और बहुत कम लोग जो हैं वो 50% कमा रहे हैं। तो इसमें कम लोग लगते हैं, आउटपुट ज्यादा है, बिजनेस कर रहे हैं, ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहां पे आउटपुट कम है बहुत। तो जितना भी होगा, इंडिया तभी ग्रो करेगा जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा। ये सबको समझ में आ गया, इसीलिए मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया चलता है इसलिए, ठीक है। अब हमारे यूपी और बिहार भी तभी होंगे जब भाई इसको करोगे आप। अब गांव के लोग, इंसान तुरंत नहीं बोल सकते कि वो रिसर्च कर ले जाके। कितना लोग अडॉप्ट कर पाएंगे अपने आप को? बताओ। कर पाएंगे, हो सकता है कुछ आपके गांव से 2-4 रहे हों, पर कितने? गिनती में लोग होंगे यार, एक का दुक्का लोग होंगे। लेकिन यहां पे इक्का दुक्के की नहीं हो रही, यहां पे देख जनरलाइज बात हो रही है, ठीक है। हमारे देश का सिस्टम बहुत खराब रहा। जैसे एक चीज और कहते हैं, 1991 का लिबरलाइजेशन हुआ जो एलपीजी, ठीक है ना। हाँ, तो 1991 में जब इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ और ओपन हुआ, तो यहां पर एक चीज और समझो कि वो फोर्स्ड, मतलब ओपन मार्केट था, मतलब फोर्स हुआ कि हमने खुद ने नहीं चाहा, लेकिन हमारी हालत इतनी खराब हो गई थी कि आईएमएफ के दबाव में आकर हमें अपनी मार्केट ओपन करनी पड़ी। हमने खुद चाहा नहीं था, इसीलिए शायद हम लोग उस हिसाब से तरक्की नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से करना चाहिए था। जिस दिन अब हम अपने आप को समझ पाएंगे कि करना चाहिए, कि हाँ रियली हमें ओपन होना चाहिए, तो हम उस तरह से काम कर पाएंगे, ठीक है। ये दिया गया था उसे 70s टाइम में ही बहुत ज्यादा टाइम से ही इंप्लीमेंट करने की बात चल रही थी, वो चल रही थी, है ना। वो तो आखिरी में कुछ रास्ता बचा नहीं, तो करना पड़ा, ठीक है। अनुच्छेद 3 क्या बोल रहा है? दो हो गए आपको। संसद, अब देखो तीसरा, ये बस यहां पे कीवर्ड्स इनको याद रखना, बस ये जो बस एग्जाम में ये फंसेंगे और कुछ नहीं फंसेंगे। साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकता है। पूछेगा क्या कि अगर पार्लियामेंट अमेंडमेंट करती है कुछ चीज का, तो किस टाइप ऑफ बहुमत चाहिए, किस तरह का बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत। सिंपल क्वेश्चन आएगा, यही पूछता है आपसे, साधारण बहुमत। इसका मतलब क्या है? साधारण बहुमत का मतलब क्या है? 50% चाहिए, यानी कि लोकसभा वगैरह में 50% लोग हमें चाहिए बस। प्रेसिडेंट वोटिंग, ठीक है। तो मतलब 50% मतलब क्या है कि सरकार चाह जाएगी तो करेगी, 50% में तो आपकी सरकार बनती है। तो अगर बीजेपी चाह जाए कि यूपी के 4 टुकड़े करना है, तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। उसे कुछ किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे पार्टी की सहयोगी की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50% उसके पास है ना अपने लोग, तभी सरकार बनाए हुई उन्होंने, ठीक है। इतने लोग तो हैं उसके पास, तो साधारण बहुमत से बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार टूट जाए तो एक बार दोबारा बन सकता है, सब हो सकता है, तो मिला भी सकते हैं, सब हो सकता है, हो सकता है। तो साधारण बहुमत से किसी नए राज्य गठन, किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, इस बात का ध्यान रखना अगर बेसिक स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारा ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी खत्म हुआ, तो नए राज्यों को कई राज्यों को जोड़ा, गुजरात बनाया गया, तो एक अलग अलग कुछ राज्यों को जोड़ जाड़ कर कुछ तोड़े भी गए हैं, कुछ जोड़े भी गए हैं, करा गया। किंतु इससे संबंधित राष्ट्रपति, ये किंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, नहीं तो नहीं। यानी राष्ट्रपति की सिफारिश जो, अब होता क्या है, एक बिल जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जो हैं वो पहले तो विधानसभा को भेजते हैं, जहां जिस राज्य के टुकड़े करने होंगे, मान लो यूपी के टुकड़े करने हैं, ठीक है, तो एक जाएगा यूपी वाले के पास, आएगा यहाँ की विधानसभा में कि भैया ऐसा कुछ प्रपोजल जा रहा है, कुछ आप कुछ कहना है, तो कुछ कहना है तो बता दो, ठीक है। कुछ दिन 14 दिन मिलते हैं, समय मिलते हैं, कुछ मिलता है समय। अगर उसमें कुछ रिकमेंडेशन दे दी विधानसभा ने, अपना कुछ आपत्ति उठा दी तो ठीक है, नहीं उठाई तो भी ठीक है, मतलब कोई बाइंडिंग नहीं होगा। एक पूछा जा रहा है कि देखो तुम्हारे साथ ये करने जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर कुछ आप बोलोगे तो भी ठीक है, नहीं बोलोगे तो भी ठीक है, हम पे कुछ सेहत पैसा नहीं पड़ा, हमें जो करना करेंगे हम, ठीक है। तो ये होता है सिफारिश से, राष्ट्रपति सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल में राय हेतु भेजेगा, किंतु राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय से, मतलब बाइंडिंग नहीं है। इसका मतलब यह बाइंडिंग मतलब है कि उस पर बाध्य नहीं है,
कि अगर विधानसभा ये बोल दे कि नहीं 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 क्या कर रहे हो तो सुन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपकी सुन रहे हैं, चलो बताओ, अच्छा तुम बताओ। फॉर्मेलिटी है। क्या खाओगे? चाय पियोगे? खिलाना वही है मुझे जो मैं खिला पाऊंगा, ठीक है। तो बस कहानी ये है, ठीक है। यदि विधानमंडल विधि में अपनी राय दे देता है तो भी विधायक नहीं देता है तो भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया सकता है। भाई जम्मू कश्मीर अब हट गया, ये गलत हो गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर अब तो पूरा यूटी बननी सबको हो गया ये पूरा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? क्यों समझ में आ रहा है? विधानमंडल क्या होता है, मतलब क्या होता है, क्या होता है विधानमंडल? क्या है विधानमंडल? बस लोक राज्यसभा, विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा क्या होता है? विधानसभा क्या है? कोई बात नहीं, बताओ विधानसभा क्या चीज होती है? विधानसभा विधान परिषद। विधानसभा क्या होता है? एमएलसी लोग, एमएलए, एमएलए जो बनते हैं विधानसभा होता है, ठीक है। और जो एमएलसी बनते हैं, ठीक है, यूपी में क्या है? दोनों है, दोनों है, ठीक है। इसलिए यहां पर विधानमंडल कहा गया है, दोनों है। सिर्फ विधानसभा लिख देते तो जिन राज्यों में विधान मतलब ये परिषद है तो वहां पर दिक्कत आती है, तो इन्होंने विधानमंडल रखा है वहां पर नाम, ठीक है। तो ये एमएलए यहाँ यहीं से, अच्छा ये बताइए यूपी के सीएम कहां से बन सकते हैं? यहां से बन सकते हैं कि यहां से बन सकते हैं? दोनों से बन सकते हैं, दोनों, ठीक है, दोनों से हैं? कोई भी बन सकता है, कोई भी कुछ बन सकता है, ठीक है। एमएलए एमएलसी, योगी जी बीच में एमएलसी बन गए थे ना, पिछले वाले में एमएलसी थे ना, एमएलसी थे पिछली बार योगी जी। जब चुनाव 17 का चुनाव हुआ था उस समय वो एमपी हुआ करते थे गोरखपुर के, फिर वो जब उनको यहां बना दिया गया तो उसके बाद उन्होंने एमपी वाला पद छोड़ा और एमएलसी बन गए, ठीक है। और चलाया फिर 5 साल, और अब तो शायद वो एमएलए बन गए ना, एमएलए इस बार तो एमएलए बने हुए हैं। पहली बार देखा हैं? जब पीएम बने तब तो देखा मैंने। सीएम, क्योंकि वो, हाँ समझ आ रहा है बेटा, ये तो समझ नहीं आ रहा है तो पूछो, पूछना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। बताने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम छोटे छोटे सवाल पूछो। एक ध्यान रखना, तुम यहाँ सीखने आई हो, तुम यहाँ सीखने आई हो, तो जो भी डाउट्स होंगे तो पूछना पड़ेगा, और जितना छोटा डाउट होगा उतना बेहतर है, क्योंकि छोटे छोटे डाउट जो है ना वो भी बड़े डाउट हो जाते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में पॉलिटिक्स खत्म कैसे करोगे? तो अगर तुमसे मुझे पूछोगे सीएम क्या चीज होती है तो वही मैं बताऊंगा, भाई मेरी जिम्मेदारी है ना। कोई आप अगर आपको आता तो या कोचिंग क्यों आते फिर? आप घर पे रहते फिर आपको इतना ही अगर आ रहा होता तो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स की कोई इज्जत नहीं होती है, बिल्कुल बेइज्जती करा के अपनी पूछो, ठीक है। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि थोड़ा सा मैं बताता हूं, लेकिन हमारा मुझसे कुछ मिस हो गया, मुझे लगा कि मैं समझा दिया और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। चुपके से हाथ खड़ा कर देना ऐसे करके, रुक जाऊंगा मैं। आपने आउटसोर्सिंग बोला था। हाँ, आउटसोर्सिंग नहीं समझ में आता? नहीं, मतलब वो सुना बहुत ज्यादा। अच्छा, आउटसोर्सिंग सुना है लेकिन पता नहीं है। आउटसोर्सिंग ये ना, ये वर्ड है ना आउटसोर्सिंग का, इसका क्या मतलब होता है? देखिए सिंपल से, बहुत सिंपल सा। अमेरिका की कंपनीज हैं, बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। अब जब बड़ी कंपनियां होती हैं तो कुछ तो इनके कुछ खास काम होते हैं। जैसे मान लो कि माइक्रोसॉफ्ट है, अब माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ अपने प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। तो उनका मान लो आपका वो क्या कहते हैं उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो ठीक है वो चल रहा है, मेन काम है। लेकिन एक कंपनी के बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो हल्के फुल्के होते हैं, कि भैया किसको छुट्टी जानी है, या किसी को अकाउंट का काम है, इस तरह के जो हल्के काम होते हैं। नासा वाला, हाँ जैसे नासा बता, जैसे कि नासा ने बनाया एक रॉकेट, नासा या इसरो की बात कर लेते हैं, दोनों की बात, दोनों एग्जाम्पल देते हैं कि भाई नासा और इसरो, ये बस उस करंट अफेयर बताया था मैंने, ये बात ये कि भाई ये संस्था ऐसी है जो मेन काम पे ध्यान देती हैं, क्योंकि ये मेन काम कर सकते हैं, ऐसा काम कोई नहीं। इसलिए मान लो कि जाना है तुम्हें मंगल ग्रह पे, तो मंगल ग्रह पे जाना सबके बस की बात नहीं है,
ये तो कुछ खास ऑर्गेनाइजेशन होगी जिनके पास ऐसा रिसोर्सेज होगा, ऐसा मैन पावर होगी जो कर पाए। तो अब मालूम इसरो ने बोला कि हमें मंगल ग्रह पे जाना है, तो अपना पूरा फोकस वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे छोटे बड़े काम भी होते हैं, डेली के काम होते हैं। जैसे मान लो किसी के पास आ गया कि भैया हमारे सैटेलाइट भेज दो, छोटे मोटे काम हो गए, ठीक है। अब इसरो बोल रहा है कि यार मैं मंगल के लिए अपने तैयारी करूं कि तुम्हारा मैं सैटेलाइट भेजूं मैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने अपने कुछ काम को शिफ्ट कर दिया कि जाओ भैया तुम हमारे बिहार में प्राइवेट में काम कर लो, आउटसोर्स कर दिया। मतलब कि अब मेरा काम मेरा है लेकिन तुम करो, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। सस्ता तुम कर दो, मैं तो पैसा दूंगा, तुम काम करो। जैसे मतलब अगर कोचिंग की बात है, अगर मुझे मटेरियल टाइप करवाना है तो मैं टाइप करूंगा, तो मैं पढ़ाएगा कौन फिर? तो मेरा फोकस पढ़ाने पे होता है। इससे बेहतर होगा कि मैं किसी और एक संस्था को ले लूं, वो लोग ऐसा है कि इसको टाइप कर दो और उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम टाइप कर दो, तो मेरा टाइम बच जाएगा, मेरी एनर्जी बच जाएगी, मेरा फोकस बच जाएगा। तो अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जो हमारी आईटी सेक्टर है, हमारे आईटी सेक्टर जितने भी इन्फोसिस है, टीसीएस है, जो भी हैं, इनका मुख्य काम क्या है? इनका काम है कि अमेरिका में सॉफ्टवेयर बनता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया। अब तैयार तो कर लिया, लेकिन वो टेस्टिंग भी करनी है, कुछ उसको दिक्कतें आ रही है कि नहीं आ रही, क्या आ रहा है, तो 2-4 महीने में टेस्टिंग होगी। इन्होंने वो सॉफ्टवेयर को इंडिया भेज दिया। अब इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं वो कम स्किल्ड के इंजीनियर्स होंगे, सस्ते वाले इंजीनियर, मान लो लेट्स सपोज है सस्ते वाले इंजीनियर्स हो गए, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे नहीं होते, जो यंग है, तो टेस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, टेस्टिंग में क्या है, इसलिए इंडिया भेजा क्योंकि अगर अमेरिका में कराएंगे टेस्टिंग तो इंजीनियर महंगा पड़ेगा, वो 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, इंडिया वाला 20,000 में काम करने को तैयार है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 80,000 बजा लेते हैं। और दूसरी बात है कि हमारा मेन काम है कि रिसर्च करना और बढ़िया प्रोडक्ट बनाना, ये टेस्टिंग डोस्टिंग वाला काम तो दे देते हैं। मेरा दोस्त जो था एक उसमें था 3G नहीं, एक कंपनी का मोबाइल 3 नाम से कंपनी थी हुआ करती, मैं नाम भूल गया हूं। वो ना मोबाइल गेम बनाया करती थी, मोबाइल गेम्स जो है, ये बात है 10 साल पहले की बात है, ठीक है। नाम भूल गया मैं क्या था इसका, 3 तो था, एक शब्द कुछ और था। अब उसमें क्या था, मोबाइल गेम्स थे। अब किसी कंपनी ने मोबाइल गेम बनाया, ठीक है। मान लो कि वो दौड़ने वाला बना दिया, टेंपल रन, ठीक है। टेंपल रन सबने खेला ही हुआ है, ठीक है। टेंपल रन बनाया। अब टेंपल रन, अब इतने सारे हमारे पास मोबाइल कंपनीज हैं, वीवो है, ओप्पो है, आईफोन है, कई सारी तरह के अलग अलग मॉडल्स हैं, अलग अलग स्क्रीन उसके साइज की है। तो वो टेंपल रन सब पे ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखना है, टेस्टिंग करनी है। तो वो कंपनी इनके पास है, तो ये क्या करते थे कि अलग अलग मोबाइल पर टेंपल रन को चला के देखते थे कि टेंपल रन सही चल रहा है, उठाया वाला मॉडल उठाया, इस मॉडल को देखा कि हाँ स्मूथली रन कर रहा है। और कुछ अगर बग आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो रिपोर्ट भेज दी कि देखो कि ये ऐसा आ रहा है। या अब खेल रहे हो, अचानक से कॉल आ जाए, तो कॉल ऐसा तो नहीं कट जा रहा है, या आ नहीं पा रहा है, या गेम रुक जा रहा है, कुछ भी है, मतलब इस तरह। तो अब ये टेस्टिंग होती है। अब ये काम थोड़े हल्के वाले काम है, तो इन ऐसे कामों को जो हल्के वाले हैं तो कंपनियां सस्ता आउटसोर्स कर देती हैं, क्योंकि अमेरिका में उस काम करने के लिए मैन पावर महंगी पड़ेगी, हिंदुस्तान में सस्ती पड़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आउटसोर्सिंग। जैसे कि आपका बीपीओ का नाम सुना होगा आपने, बीपीओ क्या करता है, कॉल सेंटर से होते हैं। अब क्रेडिट कार्ड हो गया, अब क्रेडिट कार्ड बेचना है, अब तो वहां पर कोई एम्प्लॉय लेके तो वो 50,000 रुपये ले रहा होगा, या 10,000 रुपये काम करने को तैयार है, तो 40,000 का फायदा मिल जाता है कंपनी को, ये वाली बात है, ठीक है। तो ये सब इंडिया जो है, अभी भी इंडिया का जो आईटी है वो आउटसोर्सिंग का ही काम, इसलिए अमेरिका को अगर दिक्कत आएगी तो इंडिया को दिक्कत बहुत आएगी, फिर इंडिया का आईटी सेक्टर नहीं झेल पाएगा, क्योंकि हम लोग अभी तक उनका ही काम कर रहे हैं, और वो हम नहीं, सभी जो भी कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आउटसोर्सिंग वाला काम। अब आ गया संसद द्वारा, अब देखो इंपॉर्टेंट है, संसद द्वारा अनुच्छेद 2-3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बस समझ में आ गया? नहीं, मतलब कि जो आप राज्यों का साइज छोटा बड़ा करोगे, नाम चेंज करोगे, ठीक है, तो उसको हम संविधान संशोधन नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वही बोले जाते हैं जो आर्टिकल 368 के हिसाब से होते हैं, क्योंकि यही आर्टिकल 368 में ही हमारा संविधान संशोधन का प्रोसेस बताया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या? अब होगा क्या, जैसे मान लो यूपी का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तम प्रदेश हो जाए,
ठीक है, पार्लियामेंट ने कर दिया, उत्तर प्रदेश कर दिया। अब जब अगले साल का जो गजट आएगा, जब अगले साल का छपेगा, तो उसके किताब के पीछे उत्तर प्रदेश की जगह उत्तम प्रदेश लिखा होगा। अब संविधान में तो संशोधन हो गया, मतलब संविधान की किताब में तो बदलाव हो गया है, बट उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। किताब में बदलाव हो गया, जो नई साल की किताब आएगी, नया एडिशन आएगा, उसमें तो बदलाव हो जाएगा, पीछे नया नाम लिखेंगे ना, या कोई नया राज्य बन के उसका नाम लिखेंगे। किताब में बदलाव हो गया, बट वो संविधान संशोधन नहीं है, क्योंकि वो 368 आर्टिकल को नहीं फॉलो कर रहा है, वो आर्टिकल 1 and 2 and 3 को फॉलो कर रहे हैं। ये आर्टिकल 2 and 3 को फॉलो कर रहे हैं, और सिर्फ आर्टिकल 368 को जो फॉलो करते हैं वही संविधान संशोधन कहलाए जाते हैं। और इसमें क्या था, इसके अंदर अब हमने 2 और 3 के तहत किया ना, तो ये संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ, मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं, बताओ। Yes, sir. सब क्यों, तुम्हें बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, फंस रही हो। देखो, मेन जो संविधान संशोधन होता है, अगर वो अनुच्छेद 368 में जो बातें बोली गई हैं उसके तहत हो रहा है, तब तो हम संविधान संशोधन बोल देंगे उसको, ठीक है। लेकिन नए राज्यों के नाम वाम जो है वो आर्टिकल 2 और 3 में जो बोला गया उसके तहत कर रहे हैं, तो होता रहा है। संविधान की किताब में तो बदलाव हो रहा है कि नाम चेंज कर दिया तो बदलाव हो रहा है, लेकिन वो संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो 368 के तहत नहीं हो रहा है, वो 2 और 3 के तहत हो रहा है। आया पकड़ में? नहीं आया पकड़? 368 अनुच्छेद में तो ये लिखा नहीं है कि आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं चेंज कर सकते। उसमें जो विधियां लिखी है ना, उसमें सब विधि लिखी है किस तरह से होगा, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी पर रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो वो जो उसके तहत होते हैं उसमें जब लिखा गया है माना जाता है। अभी ये तो सिर्फ हमने 2 और 3 के तहत जो लिखा है वो कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हुआ क्या, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बात करते हैं। देखिए, भारत जब आजाद हुआ, इतनी डाइवर्सिटी है यार हमारे देश में, ठीक है, कि क्या कोस कोस पर बदले बानी, 4 कोस पर पानी। मतलब यहां पे हर एक किलोमीटर जाओगे ये तो लोग बोलने का तरीका ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। और 4 किलोमीटर जाओगे तो पानी का स्वाद ही चेंज हो जाएगा, ये बोला गया, इतना डाइवर्सिटी है। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जैसे कि मान लो पहले बताया मैंने कि जो चाइनीज ट्रेवलर हिंदुस्तान आते थे, जो चाइनीज ट्रेवलर थे, है ना, फांग यान, वेन सब आते थे, ठीक है। तो जब ये हिंदुस्तान आते थे तो अपने साइड कोई ट्रांसलेटर लेकर नहीं आते थे। अब मान लो नालंदा यहां पर है, ठीक है। अब चाइना, ये चाइना है, ये चाइना है, ये इंडिया है। अब ये पहुंचा, अब यहां पहुंचा तो जब जैसे ही क्रॉस करेगा तो जो ये गांव होगा, जो ये पास में गांव होगा, इसकी जो भाषा होगी चाइना से मिलती जुलती होगी, बिल्कुल पास में जो है। समझ लेते हैं कि वो 90%, मतलब 10% खाली इंडिया होगी और 90% वो चाइनीज होगी। तो समझ तो पा रहा होगा, कुछ नए शब्द उसको मिलेंगे, उस शब्द को सीख लेगा, 10% सीख लेगा, कुछ साल, कुछ दिन यहां रहेगा, उसके बाद फिर यहां पर आएगा तो यहां की जो भाषा होगी मान लो 40% और 60% होगा। क्योंकि 10% का बेस बन चुका होगा तो उसका 40% पकड़ने में आसानी पड़ जाएगी। फिर वो यहां आएगा तो हो सकता है कि ये 10 और 90 हो गया हो, सॉरी 90 और 10 हो गया हो, ठीक है। और जब सीधे नालंदा में आएगा तो 100% संस्कृत बोल पा रहा होगा। तो इस तरह से होता है कि भाषा जो है मतलब किस तरह से डेवलप होती आती है। तो कोई ट्रांसलेटर नहीं आए थे ये लोग जो सीखने आए थे, तो ये इस तरह से उन्होंने अपने आप को यात्रा गए और सीखते गए, नए नए शब्द गए। अब देखो, आप अगर लखनऊ से बाहर निकलोगे, जस्ट कुछ शब्द आपको अलग अलग मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये अच्छा, ये अच्छी सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन ये भी है कि जब देश आजाद हुआ तो सबने कहा कि स्टेट बनने चाहिए, राज्य बनने चाहिए। और राज्य किसके आधार बनने चाहिए, क्या बेस है? सबने कहा भाषा के आधार बना दो कि भाई कि हिंदी बोलने वाले हिंदी वाला, तमिल वाले तमिल, तेलुगु वाले तेलुगु, इस तरह का बना दो, ठीक है। तो भाई कहेगा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ये इसमें तो दिक्कत है। तो इसमें क्या किया गया, कुछ चीजें हुई हैं जिसको हम बोलते हैं भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है।
तो अच्छा हुआ क्या कि पहली समिति बनी, अब यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करने वाला है, थोड़ा सा करेक्शन करने वाला है। ये 1948 है, ठीक है, 17 आई थिंक जून है, ठीक है, 17 जून ही होगा, हाँ 17 जून 1948 में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। अभी तो संविधान संसद वो चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चल रही है, अभी वो नहीं हुआ है, ठीक है। इन्होंने एस.के. धर एक, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाया, जिसको बोलते हैं एस.के. धर कमीशन, कि भाषा के राज्य किसके आधार बनने चाहिए। तो एक जज साहब को बना दिया कि आप अपनी रिपोर्ट दो, इसका नाम है एस.के. धर, ठीक है, जिसको बोला गया लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, यानी कि भारतीय प्रांत आयोग, कि प्रांत जो होंगे, राज्य होंगे, किस तरह से बनेंगे। अभी तो पता ही नहीं है, क्योंकि पहले तो यार रजवाड़े थे, अवध का हो गया, बड़ौदा का हो गया, हैदराबाद हो गया, लेकिन अब नए सिस्टम में कैसे राज्य बनेंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, किस आधार में होंगे। तो न्यायमूर्ति एस.के. धर को लाया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एस.के. धर, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ना अपनी रिपोर्ट जमा की, और इन्होंने रिपोर्ट जो जमा की उसमें क्या बोला, उसने बोला कि ऐसा है कि भाषा की जगह, भाषा हम एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, भूगोलिक, ज्योग्राफिकल, फाइनेंशियल और डेवलपमेंट की सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। कि भाई ज्योग्राफी कैसी है, वहां का फाइनेंशियल हालत कैसा है, ठीक है, वो अपने आप सस्टेन करा पा रहा है कि नहीं करा पा रहा है, ठीक है। भाषा तो बहुत सारी भाषाएं हैं, अब मतलब भोजपुरी वाले हो गए, अब भोजपुरी जहां अगर आज का देखा जाए तो वो यूपी और ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार हो जाएगा, तो क्या सस्टेन कर पाएगा अपने आप को? भाई इंडस्ट्रीज तो कोई नहीं है, टूरिज्म भी कुछ नहीं खास, क्या झेलेगा अपने आप को? और पिक्चर भी खास नहीं आती है कोई, वो अभी तक वही चल रहे होते हैं उनके, अभी भी वो 60-70s के ही कॉन्सेप्ट पे चल रही पिक्चरें उनकी। बाकी क्षेत्रीय पिक्चरें अच्छी चल गई हैं, तेलुगु वाले कहां पहुंच गए, तमिल वाले कहां पहुंच गए, बॉलीवुड को पिछाड़ दिया, लेकिन भोजपुरी वाले अभी भी बस वो अभी भी लगे हुए हैं। समझ जाओ क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत मुझे दुख होता है भोजपुरी, जिस तरह से इन फिल्म इंडस्ट्री ने भोजपुरी भाषा का अपमान किया है ना, मतलब क्रिमिनल्स हैं यार ये लोग, जितने सिंगर्स हैं और जिनके एक्टर्स क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने भोजपुरी भाषा को वो मतलब आपको सिर्फ हंसी आएगी, मतलब जो भोजपुरी से जुड़ा हुआ नहीं है उससे मजाक उड़ा सकता है, इन्होंने मजाक बना दिया उस भोजपुरी भाषा का मजाक बना दिया इन लोग। ये फालतू गाने, इतने घटिया गाने यार, हद है यार, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है। तो एस.के. धर ने क्या बोला, राजेंद्र प्रसाद ने एस.के. धर कमेटी बनाई, एस.के. धर से बोला गया था कि भाई जाके बताओ कि प्रांत कैसे होंगे, छोटे बड़े साइज किस आधार पे होंगे। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर तो नहीं करेंगे यार, गलत हो जाएगा, ठीक है, हम लोग फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेशन और ज्योग्राफी के हिसाब से करेंगे। क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी बवाल हो गया, बवाल हो रहा था, मांग उठ रही थी, करो करो भाषा के आधार बनाओ। तो दूसरी समिति बनती है JVP, क्या नाम है उसका, JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और प्रतापी सीतारमैया, JVP कमेटी, लिख लेना तो JVP कमेटी। ये कांग्रेस की कमेटी थी, कांग्रेस की कार्य समिति थी, ये कोई न्यायमूर्ति नहीं है, देखो इंटरनल कमेटी है ये कांग्रेस की, ठीक है, क्योंकि मैटर सॉल्व नहीं हो पा रहा था मैटर सॉल्व। तो कांग्रेस ने क्या, पहले इंटरनल बात करते क्या है। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो है जारी की 1949 में, और इन्होंने भी कहा कि देखो भाषा के आधार पर तो नहीं बनाएंगे भाई, भाषा के आधार पर नहीं बनाएंगे। मतलब एस.के. धर और JVP कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उनको एहसास था कि भाषा के आधार पर राज्य सस्टेनेबल नहीं होंगे। फिर वही रोना गाना शुरू कर देंगे कि और कितने फिर, अच्छा कितनी सारी तो भाषाएं, कितने राज्य बनाएंगे यार, छोटे छोटे राज्य बना देंगे ऐसे ऐसे बिद्दी से, क्योंकि एक बार भाषा के आधार पर बन गया तो भोजपुरी वाला कहेगा नहीं भोजपुरी और हिंदी में फर्क है, वो मैथिली और भोजपुरी में फर्क है, वो खड़ी बोली में और वो दूसरी बोली में, तो ऐसे तो आप बोलते रह जाओगे, फिर तो हर चीज करते रह जाओगे, ठीक है। समझ में आ रही है। एस.के. धर और JVP कमेटी, दो कमेटी आ गई हैं, एस.के. धर और JVP, और दोनों ने भाषा के आधार पर मना कर दिया है। अब उसके बाद हुआ बवाल। बवाल क्या हुआ, ये व्यक्ति पोट्टी श्रीरामल्लू, ठीक है, ये गांधीवादी व्यक्ति है, इन्होंने एक अमर अनशन कर दिया, ठीक है, और गांधीवादी व्यक्ति थे, गांधी जी के साथ जुड़े रहते थे, और किसने किया कि
हाँ, मद्रास राज्य से तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग की थी। मद्रास बड़ा मद्रास था, आज का तमिलनाडु नहीं है। मद्रास का मतलब है उस समय का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वो पूरा तमिलनाडु, ये पूरा मद्रास स्टेट, मद्रास राज्य। यहां तमिलनाडु नहीं लिखा हुआ है, मद्रास राज्य लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मद्रास राज्य से तेलुगुओं को अलग करने के लिए, क्योंकि तमिल बोलते थे ये लोग, तो तेलुगु वाले अलग हो जाएंगे, तो इसके लिए डिमांड की पोटी श्रीरामुलु ने, और इनकी डिमांड मानी नहीं गई। तो 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती है, 52 में। और यहां से बड़ा बवाल शुरू हो जाता है, लोग सड़क पे आ जाते हैं, बोलते हैं नहीं हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है। और फिर सरकार दबाव में आती है, और दबाव में आकर सरकार एक ऐसा फैसला करती है जिसका बहुत ही आगे के वो था कि तेलुगु भाषा के अंततः नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। कब? 1953 में। सवाल क्या पूछेगा? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और कौन लड़ा था? पोटी श्रीरामुलु। बस ये समझ आ रहा है क्वेश्चन कहां फंसा? क्वेश्चन कहां पर? इतने क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अब जैसे ही राज्य बनाया, सबको चाहिए हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो, हमारा, तो झक मार के फिर एक कमीशन बनाया गया 1953 में, राज्य पुनर्गठन आयोग, द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना दिया गया। फजल अली जो थे, न्यायमूर्ति फजल अली, उनकी अध्यक्षता में बनाया गया, जिसके अंदर के.एम. पनिकर और हृदय नाथ कुंजरू ये मेंबर थे। तो पूछा क्या जाएगा आपसे कि फजल अली कमीशन क्या है? तो फजल अली कमीशन क्या है? वो राज्यों का पुनर्गठन आयोग है, उसके अध्यक्ष हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली या स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, और दो मेंबर और थे, पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। अगर कभी कभी ना क्वेश्चन कुछ टफ पूछ लेते हैं, तो ये दोनों, वैसे ये नाम इतना ही पूछ लेंगे, लेकिन कई बार एग्जाम में आपसे सरप्राइज करने के लिए ये भी पूछ सकते हैं आपसे मेंबर कौन से थे, क्योंकि ना मेंबर की कमेटी वाला क्वेश्चन बहुत आता है, कमेटीज का, है ना। वो कौन सी ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया या और कमेटी हो गया, तो उसमें मेंबर्स पूछ लेते हैं। तो टफ क्वेश्चन में अगर होगा तो ये पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू का नाम लगाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि ठीक है सर, अब बात करते हैं। एक उन्होंने 1955 में एक रिपोर्ट के आधार पर, और इनकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी एक्ट बन गया। इन्होंने एक रिपोर्ट जमा की थी और उसमें बोल दिया था कि राज्यों को जो है भाषा के आधार बनाया जाएगा, और उसी के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना दिया, एक्ट बना दिया। और इस अधिनियम के अनुसार संविधान में 7वां संशोधन किया गया, और राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर भारतीय संघ को 16 राज्य और 3 यूटी में विभाजित कर दिया गया। मतलब पहली बार जो पहले क्लासिफाइड थे अलग अलग तरीके से थे, ABC तरह से, अब उनको नए राज्य बना दिए गए, 16 राज्य और 3 यूटी। उसके बाद अलग अलग टाइम पर अलग अलग राज्यों का गठन हुआ है। एग्जाम में क्या पूछेगा? बस एग्जाम में ये पूछ लेगा, पहले कौन सा बना, बाद में कौन सा बना, बाद में कौन सा बना। तो आंध्र प्रदेश 53 में आ गया था, उसके बाद से ही आपका फजल अली कमीशन बना, ठीक है। फिर पहला राज्य बना गुजरात, दूसरा गुजरात बना 60। किससे अलग हुआ ये? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ है, महाराष्ट्र से नहीं हुआ है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ है, ठीक है ना। अलग अलग चीजें हैं, गलत नहीं करना, ठीक है। तो ये बॉम्बे से हुआ, 1960 में हुआ। गुजराती ने कहा कि गुजरात हमारा होना चाहिए। नागालैंड बना 63 में, ठीक है। हरियाणा 66 में किससे बना होगा? ये पटियाला से, ठीक है। ये बस इनको रट लेना, वैसे करके लिख लेना बाद में। फिर हिमाचल प्रदेश 71 में आया, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 72 में, ये याद करना आपको, ठीक है। अभी सिक्किम 70, सिक्किम की कहानी सुन लेते हैं। हाँ, सिक्किम हमारे देश का राज्य हिस्सा नहीं था जब देश आजाद हुआ। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि जब भारत आजाद हुआ तो कौन कौन से लोग राज्य जो भी हैं वो भारत का हिस्सा नहीं थे, तो कौन कौन से राज्य ऐसे भारत का हिस्सा नहीं थे? 1947, 15 अगस्त 1947 के दिन कौन कौन से मौजूदा राज्य जो हाल फिलहाल में हैं वो नहीं थे भारत? J&K, चलो, हैदराबाद और ये केरल, कितने केरल हो गया था, और एक और वो जो नहीं वो गुजरात वाला,
जूनागढ़, जूनागढ़, गोवा, गोवा ठीक है, सिक्किम, सिक्किम भी हमारा नहीं था। हुआ वहां पे क्या कि सिक्किम के जो राजा थे उन्होंने एक अमेरिकी महिला से शादी कर ली और कहा गया कि ये महिला जो है वो CIA की एजेंट है। CIA क्या है? CIA अमेरिका की CIA है। CIA होता है, FBI होता है किसकी? हम लोग यार पिक्चर भी नहीं देखते हो, सुनते भी नहीं हो मेरी। MI6 इंग्लैंड की है, UK की। तो US बोल रहे थे? अच्छा UK बोल रहे थे, ठीक है, तब ठीक है। फिर जेम्स बॉन्ड वाली है MI6, ठीक है। और इंडिया की रॉ और IB, ISI पाकिस्तान की, KBG, KGB रशिया, मोसाद इजराइल, ठीक है ना? ये याद है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां विद्रोह हो गया, बवाल मच गया कि भैया पब्लिक को लगा कि यार ये CIA की एजेंट है, ये तो हमारे बर्बाद कर देंगे। तो वहां पर जब विद्रोह हुआ तो फिर इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी गई और फिर इंडियन गवर्नमेंट पब्लिक के सपोर्ट में पहुंचती है, तख्ता पलट करती है और वहां पर फिर से वोटिंग बढ़ती है कि भाई कहां रहोगे? तो उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ जाएंगे, हम विलय करेंगे, ठीक है। तो इंडिया भी क्या करती है, पहले जो है 74 में एक 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत उसको एक एसोसिएट स्टेट बनाती है और एक साल के बाद 36वें उसमें पूर्ण राज्य बना देती है। तो 35 में एक सह राज्य, मतलब कि अभी एसोसिएट राज्य बनाया गया है, आधा राज्य बनाया गया है और अगले साल जो है 36 में। तो 35वां 36 को याद रखना क्या है मतलब है, एग्जाम में पूछ लेगा आपसे, क्योंकि एकमात्र सिक्किम ऐसा राज्य है जो एसोसिएट राज्य बना है, सह राज्य बना है, और कोई राज्य नहीं बने। मतलब एक जोड़ने की प्रक्रिया है, समझ लोगे, धीरे धीरे करके इकट्ठा कर लोगे तो लोगों को अरे वाह मिला लिया, तुम नहीं किया था क्या? तो कहेगा नहीं, देखेंगे समझेंगे, है ना। तो सह राज्य 35वां और पूर्ण राज्य 36वां, और सिर्फ सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है, ठीक है। बाकी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 87, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड सन 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014। ये आप याद कर लेना बस, ये ऊपर नीचे करके जो भी अच्छा लगे आपको जिस तरह से कर लेना, ये याद करना पड़ेगा। लेकिन सवाल आते हैं, सवाल आते हैं, बहुत से सवाल आते हैं, ठीक है। सीक्वेंस ये रटने वाले हैं, ये रट्टाफिकेशन है ये। अब मेरी कहानी नहीं चलेगी वहां पर, रटना ही पड़ेगा। कुछ चीजें तो भैया बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लिख लिया, लिख लो। अच्छा, अब आ गया फैक्ट्स, कुछ फटाफट पढ़ लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है आपकी चीजें। भारत के राज्यों में उसके राज्य क्षेत्रों में किस अनुसूची में रखा गया है? भारत के राज्य और उनके प्रथम अनुसूची में रखा गया, फर्स्ट आर्टिकल में रखा गया है सारे स्टेट्स के नाम, यूटीओ के नाम, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? राज्य, संघ और भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र, जितने भी इलाके पकड़ लोगे वो सब हमारे देश के हिस्सा बन जाएंगे। ब्रिटिश काल में, अब देखो इंपॉर्टेंट है, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री वाला सवाल है ये। ब्रिटिश काल में सबसे पहले 1912 में भाषा आधार पर किन 3 राज्यों का गठन हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है ये हिस्ट्री का सवाल है। बिहार, उड़ीसा, असम। जब अब देखो ये क्या, ये कौन सी तारीख हो रही है, क्या हुआ था यहाँ पे इस समय? दिल्ली ट्रांसफर हो गई, ठीक है, राजधानी ट्रांसफर हुई, कलकत्ता से दिल्ली पहुंच गई। एक चीज और हो गई, और क्या हुआ था? अरे वो बंगाल का नहीं, यहाँ जो बंगाल वाला ही, हाँ बंगाल क्या, बंगाल का रीयूनियन हुआ था, ठीक है ना, जो 1905 में जो डिवाइड हो गया था, दोबारा जोड़ा गया था उसको, ठीक है, क्योंकि 1911 में आपका दरबार, दिल्ली दरबार लगा था, जो जॉर्ज पंचम आए थे यहाँ पर, ठीक है, तो दोबारा ये हुआ और एक तो मिला दिया और उसके बाद कुछ राज्यों को अलग भी कर दिया भाषा के आधार पर, मतलब बंगाल एक मिला दिया। अच्छा, बंगाल का मतलब जानते हो क्या था? पूरा, हाँ समझो, आज का आसाम, बिहार, उड़ीसा, असम और आपका वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। तो सचमुच यार बहुत बड़ा इलाका था, कोई गलत नहीं बोल रहे थे कि बहुत मुश्किल होता है एडमिशन करना, ठीक है। तो उन्होंने वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को मिला लिया था अगर आज के संदर्भ में बात करें, लेकिन भाषा के आधार पर इनको अलग कर दिया गया कि भाई चलो, तो कुछ लगा वो खराब नहीं लगा कि चलो ठीक है, बंगाल तो मिल गया एक, ठीक है।
तो भाषा के आधार पर ही है, हिस्ट्री वाला है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है समझ? अभी तुम्हारा हिस्ट्री नहीं पढ़ा तो मैं तो दिक्कत आ रही होगी, लेकिन जो अब आया है तो समझ लेते हैं इसको भी फिलहाल, इन लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, किसने कहा था कि भारत संविधान सबसे प्रथम और प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है? जी ऑस्टिन। पहले वाले पीडीएफ हमने पढ़ा था, उसमें अलग अलग तरह के लोग थे, उन्होंने बोला था भारत किसकी सर्व से स्थापित की गई? संविधान की। संसद किस प्रकार के भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकता है? और अगर मैं बोलूं कौन सा आर्टिकल है ये, कौन सा केस है, कौन सा केस है, कौन सा केस है? अगर इस बात को बोले हैं संसद किस प्रकार भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकता है, तो बोला गया संविधान में संशोधन करके। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक केस था इसी से संबंधित, तो कौन सा केस था? बेरूबारी बेरू थाना केस, नहीं पढ़ा? 1960। यही तो बात हो रही थी ना कि जो आपके जो एनक्लेव्स हैं उनको आप दूसरे देश को दे रहे थे, तो कहा दे दो, लेकिन संविधान में संशोधन करके ही दे पाओगे, ऐसे नहीं दे पाओगे। पढ़ा था पिछली बार, याद है ना? बेरुआ थाना केस, जिसमें क्या बोला गया था? प्रेम्बल क्या है? नहीं है, नहीं है। प्रेम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। इसलिए मैंने कहा था दो चीज बोली जाती हैं, एक तो आप अपना भाग दे सकते हो संविधान संशोधन करके, और दूसरा प्रेम्बल नहीं है। एक ही जजमेंट में दो केस हैं। अच्छा, भारत में स्वतंत्रता के समय कितनी रियासत थी? 562 बोले जाती हैं, इसलिए 559 ने स्वेच्छा से भारत विलय कर दिया था। अब आते हैं तीन ये लोग, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। एक कहानी सुनी है आप लोगों ने, पता ही है। अब इसको तो सुना दें कम से कम, ठीक है? रिवाइज तुम लोग रिवाइज कर लेना। देखो, जब भारत आजाद हुआ 1947 में आजाद होने वाला है, ठीक है? सुनो, अरे सुन लो, जो करना करो। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद होने जा रहा है। उस समय रियासतें कितनी हैं? लगभग 563 थी, 2 छोटी बड़ी रजवाड़े, प्रिंसिपल स्टेट। अब ये भी क्या चीज होती हैं? अगर हम भारत की नक्शा यूं बनाएं, अगर बहुत ही खराब नक्शा बनता है मेरे से, तो अरे यार ये देखो, एक मिनट सुनो, ये भावनाओं समझो। देखो 1857 तक जितने भूभाग में अंग्रेजों ने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया था उसको बोला गया ब्रिटिश इंडिया, ये ना ब्रिटिश इंडिया। और जितने ये इलाके रह गए थे ये अलग अलग रजवाड़े हुआ करते थे, ठीक है? फिर 1947 तक अंग्रेजों ने कोई नया इलाका नहीं जोड़ा अपने उसके अंदर। यहां पर डायरेक्ट रूल करते थे, यहां पर इनडायरेक्टली रूल करते थे, था तो पूरा उनका ही कब्जा, ठीक है? जब आजादी की बात आई तो अंग्रेजों ने बोला कि ऐसा है कि भारत और पाकिस्तान दो देश बनेंगे, ठीक है? और जो रजवाड़े हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो क्या करते हैं, या तो हिंदुस्तान से मिल जाए या तो पाकिस्तान से मिल जाए या अपने आप को इंडिपेंडेंट रख लें। मतलब एक तरह का उन्होंने पंगा डाल दिया था यहां पर, ठीक है? अब ये तो बोल दिया, तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिम्मेदारी बनती है, होम मिनिस्टर हुए थे, कि भाई आप जो हैं इन रजवाड़ों को विलय करने के लिए बोलो कि हिंदुस्तान में मिल जाओ भाई, ठीक है? तो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो तैयार किया, एक लेटर, विलय पत्र, कि भाई ठीक है हम स्वेच्छा से भारत में मिलना चाहते हैं। अब यहां पर एक बात है कि जो सरदार पटेल थे उन्होंने दो चीजें रखी थी। पहले तो अंग्रेजों जितने भी राजाओं के पास गए, उन्होंने कहा कि जो सिस्टम चला आ रहा था ब्रिटिशर के साथ आपका, कि भाई आप सिर्फ कुछ खास मैटर हैं जैसा कि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, कम्युनिकेशन, इन सब में आपने जैसे अंग्रेजों कहा था कि आप अंग्रेजों से करेंगे, बाकी जितने इंटरनल चीजें होंगी वो सब आपका सिस्टम रहेगा। तो वही चीज हम कर लेते हैं। आप जब मिलोगे तो आपको अपना जो फ्लैग है उसको करने की आजादी होगी, और जो सिस्टम आपको थोड़ा बहुत बना हुआ है आजादी होगी। बहुत इंटरफेयर हम करेंगे नहीं इसके अंदर, थोड़ा कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाया था उन्होंने, ठीक है? और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिया गया। जो लोग मान गए कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो चल रहा था, क्योंकि उनको भी लगता है कि चल रहा है, ठीक है वही कर लेते हैं, और जो नहीं माने उनको तो सख्ती की गई। तो कहते हैं कि मजाक में कि सरदार पटेल जो हैं एक हाथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और दूसरे हाथ में डंडा लेकर रजवाड़ों के उसमें गए थे। और इसमें एक वीपी मेनन भी का रोल भी बहुत है, उनके सेक्रेटरी थे,
काफी मेहनत करके इन दोनों ने मिलकर इस देश का एकीकरण किया। अच्छा, उसके बावजूद भी इतनी मेहनत करने में 3-4 राज्य होते उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं मिलेंगे। अब इसमें कौन कौन है? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और आपका हैदराबाद, एक और था ट्रैवनकोर। ट्रैवनकोर यानी आज का केरल। पहले ट्रैवनकोर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्रैवनकोर ने पहले बोला कि हम तो भैया नहीं मिलने वाले, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बंदरगाह है और हम तो शुरू से ही हमारा फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी रही हुई है, लोगों से मिलते रहे, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा चलता रहता है, तो हमें इंडिया से मिलने की कोई जरूरत नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपको पता होगा कि मोनोजाइट वहां पर मिट्टी जो है, मोनोजाइट मिट्टी होती है, वो उसमें क्या है कि आपका एक थोरियम जो है मेटल मिलता है, थोरियम, ठीक है। अब न्यूक्लियर एनर्जी आ चुकी है, 1947 तक आते थे न्यूक्लियर एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ चुका है, क्योंकि एटम बम बन चुका है, ठीक है। और अंग्रेज की 3 कंपनियां जो हैं वो थोरियम को निकाल रही होती हैं एक फिक्स रेट के साथ कि हाँ भाई इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। लेकिन जूनागढ़ के जो राजा थे, सॉरी ट्रैवनकोर के राजा थे, वो इलीगली जो है बेच रहे थे, इलीगल कंपनीज को। तो जब बात आई कि मिलने की, तो कहते हैं अब इसको ना रॉकेटरी जो रॉकेट बॉयज जो है उसमें देखिएगा कि होमी जहांगीर बाबा ने किस तरह से ब्लैकमेल किया के मतलब किस तरह से प्रेशर डाला ट्रैवनकोर के राजा के ऊपर। ट्रैवनकोर राजा तैयार नहीं है, दीवान साहब बिल्कुल तैयार नहीं है कि इंडिया से मिलने में, ठीक है। तो जो रॉकेट बॉयज में जो दिखाया गया है, मैं संदर्भ दूंगा, 2 संदर्भ यहाँ पे। पहले रॉकेट बॉयज को बोल लेते हैं। रॉकेट बॉयज में दिखाया गया है कि होमी जहांगीर बाबा जो हैं वो ये बोलते हैं राजा साहब से कि जिस तरह से आप इलीगल तरीके से थोरियम को बेच रहे हो, अगर पब्लिक को पता लग गया तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी जनता तो आपको मार देगी कि आप तो संसाधनों को बेच रहे हो। तो इसके प्रेशर में उन्होंने साइन किया इंडिया से मिलने के लिए, बताना नहीं। एक और संदर्भ आता है कि दीवान हैं वहां के ट्रैवनकोर के, वो बहुत ज्यादा बिल्कुल कह रहा है इंडिया से नहीं मिलना है। तो कहीं शादी में जा रहे होते हैं तो उन्हें पब्लिक ने अटैक कर दिया होता है कि भाई इंडिया से मिल जाओ। तो उसके बाद समझ में आया कि शायद पब्लिक जो है उनके सेंटिमेंट्स इंडिया से मिलने को हैं। तो ट्रैवनकोर 12 अगस्त को ही साइन कर लेता है, मतलब 15 अगस्त आने से पहले 2 दिन पहले ये वो राजी हो जाता है कि ठीक है भाई ट्रैवनकोर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया। अब बच्चे कौन? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ठीक है। पहले आपको बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ कहां पर है? गुजरात के अंदर है, ठीक है। अगर हम अरे यार मैं बना ऐसा दे ये हमारा गुजरात हो गया, जूनागढ़ यहां पर है। अब जूनागढ़ जो है उसका कोई भी बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान से नहीं मिल रहा, पूरा इंडिया के अंदर है ये, ठीक है। पहले तो जूनागढ़ बोलता कि यार हम तो नहीं किसी से मिलेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर की सिचुएशन देख लेते हैं। जूनागढ़ में जो राजा है वो मुसलमान है और पॉपुलेशन जो है वो हिंदू है। जम्मू कश्मीर में उल्टा है, राजा हिंदू है, पॉपुलेशन मुसलमान है, जस्ट अपोजिट था, ठीक है। और जिन्ना यहां पे गेम खेल रहे थे कि अगर कांग्रेस ये करती है कि पब्लिक के हिसाब से हम चूज करेंगे, जो पब्लिक जो चूज करेगी उस तो जम्मू कश्मीर को तुम क्लेम ये बोलोगे कि नहीं अगर जूनागढ़ के लिए तुमने बोला कि जूनागढ़ चूंकि पब्लिक ने बोला है तो जूनागढ़ हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, तो सेम हम काउंटर मार देंगे जम्मू कश्मीर के लिए कि जम्मू कश्मीर में पब्लिक जो है वो तो मुस्लिम है, तो उसको तो पाकिस्तान में होना चाहिए था। तो एक तरह का बैलेंसिंग वाला चल रहा था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा था। लेकिन इसी बीच में पाकिस्तान ने कुछ गड़बड़ कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान पर बाद में आएंगे, पहले जूनागढ़ समझ लेते हैं। जूनागढ़ में अचानक से राजा को क्या दिमाग आया कि बोला कि मैं पाकिस्तान से मिलना चाहता हूं, पाकिस्तान से मिलेंगे हम, ठीक है। अब भाई जूनागढ़ पाकिस्तान में कोई भी इलाका नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे पता लगा इंडिया को कि यार ये तो मिलने जा रहा है, तो इंडिया क्या करती है एक तरह का ब्लॉकेट कर देती है यहां पर, जूनागढ़ के चारों तरफ एक ब्लॉकेट कर देती है, मतलब कि कोई भी ट्रक ना अंदर से बाहर आ पाएगा ना बाहर से अंदर जा पाएगा, कोई भी ट्रक अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा, रोक लिया गया। अब जूनागढ़ का कोई भी पोर्ट सिटी तो है नहीं, दिक्कत ये होती जो लैंड लॉक हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे प्रेशर बनना शुरू हो गया, पब्लिक के अंदर रोष आ गया, थोड़ा सा भड़का दिया गया। तो जूनागढ़ के नवाब ने भागने की सोची
और कहता है जब भागने की सिचुएशन में, जब जल्दी जल्दी भाग रहा था तो अपने घर वालों को कहा चलो भागो 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 पाकिस्तान जाना है, तो घर वालों को बोला तैयार हो जाओ पाकिस्तान जाना है। तो घर वाले तैयार, जब रानियां तैयार हो रही थी, बच्चे तैयार हो रहे थे, तो अपने कुत्तों से बहुत प्यार था उनको, तो कुत्तों को लेकर हेलीकॉप्टर में लेकर कुत्तों के साथ भाग गया पाकिस्तान। और रानी छूट गई, रानी बच्चे छूट गए यहीं पे, वो कुत्तों को लेकर भाग गया। बाद में जब भारत सरकार पहुंचती है अंदर, तो भारत सरकार ने फिर इनको वापस छोड़ा रानियों को पाकिस्तान ले जाके, ठीक है। और जब इंडिया पहुंच गई यहां पर, उसके बाद इंडिया ने कहा कि अब यहां के लोगों से पूछना चाहिए, तो यहां पर एक जनमत संग्रह कराया, वोटिंग। तो वोटिंग में पब्लिक ने इंडिया का सपोर्ट कर लिया और इंडिया जो है वो आ गई। वो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान चले गए, वो पाकिस्तान चले गए। उनकी फैमिली को बाद में भेज भी दिया, कुत्तों को तो पहले कुत्ते पहले चले गए थे। और कुत्तों की वजह से बताया था मैं आपको ना, शादी करवाई थी इन्होंने, भव्य शादी कराई थी कुत्ता कुत्तियों की अपने। और यहां तक कि वायसराय को बुलाया गया था, वायसराय ने मना कर दिया, पागल हो रहा, कुत्ते शादी में आऊंगा मैं। तो ये जूनागढ़ के नवाब नाराज हो गए थे वायसराय से, तुमने कुत्ता कैसे बोल दिया, ये मेरा बेटा है ये। अब ये देखो ना, नहीं इंपॉर्टेंस देखो ना, कि जो व्यक्ति अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर कुत्तों के साथ भाग सकता है, तो उसका नाराज होना लाजमी है यार, कि वायसराय से। नहीं, कुछ होते हैं कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं कुत्तों से। कुत्ता नहीं बोलना, ठीक है, हो गया। तो जन्म से आप सवाल क्या पूछेगा, आपसे वो सवाल पूछेगा कि जूनागढ़ को किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर मिलाया गया, जन्म संग्रह से मिलाया गया, सवाल ये, ठीक है। सवाल पूछेगा आपसे। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर ले लेते हैं। जम्मू कश्मीर की कहानी क्या है भाई? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जिसकी मैंने ना बड़ी मुश्किल में बहुत पिकासो को नमन किया मैंने, कुत्ते की हड्डी। देखो यार, बड़ी मुश्किल ड्राइंग बना रहा हूं मैं, वो कुत्ते की हड्डी। अरे हाँ, मुझे पता है यार, कुत्ते की हड्डी ऐसे बन गई बात। लो चलो, कुत्ते की हड्डी नमन। ओह, तुम लोग चुप रहो, फ्लो मत टूटने दो। चलो ठीक है, अब सही है। अब सुनो फटाफट सुन लेते, खत्म करना इसको बेटा। अब देखो ये जम्मू कश्मीर अपना, ठीक है। यहां के जो राजा हैं, डोगरा राजा हरि सिंह, आखिरी राजा डोगरा, जो हिंदू है, ठीक है, पॉपुलेशन मुसलमान है, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि यार हम इंडिया में ना मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, जैसे स्विट्जरलैंड इंडिपेंडेंट रहता है, कल बताया ना स्विट्जरलैंड के बारे में, वैसे में रहेंगे। और हम बनाएंगे एशिया का स्विट्जरलैंड, कि सब लोग कश्मीर को, कि इंडिया वाले भी आए, पाकिस्तान वाले भी आए, और वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ये करें। लेकिन उनको क्या पता था कि यूरोप वाले तो इंसान बन चुके हैं, एशिया वाले भी इंसान नहीं बने हुए हैं, ठीक है। तो अभी तक बात डील चल रही थी, इसी बीच में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लेट 1948 की बात है ये। और इनकी फौज जो है, कबलाई सेना जो है, वो इनकी सेना यहां से निकल गई। अब यहां पे एक चीज समझना, ठीक है, एक थोड़ा सा हिस्ट्री में जा रहा हूं मैं यहां पे। जब भारत पाकिस्तान डिवाइड हुआ, तो बंटवारे का लगभग 60 करोड़ रुपीस जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आ रहा था, 60 करोड़ रुपया, ठीक है, क्योंकि बंटवारा जो हुआ सर। अब इसी बीच में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया कश्मीर के ऊपर, मतलब अटैक हुआ नहीं था, अटैक से पहले की बात है बस, ये अटैक हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा था कि माहौल बहुत खराब कर रखा था इन्होंने, ठीक है, लगातार इस तरह का गोलाबारी वगैरह हो रही थी। तो अभी इंडिया को ये पैसा देना है पाकिस्तान को, क्योंकि उसके हिस्से में आया है। नेहरू ने रोक लिया पैसा वाला। नेहरू बोल रहे थे कि यार ये पैसा नहीं देंगे, क्योंकि अगर पैसा चला गया तो ये लोग फिर से वही हथियार खरीदेंगे और इंडिया पे यूज करेंगे। गांधी अड़ गए, गांधी का नहीं भाई, उसके हिस्से का पैसा है उसको दे दो, उसके बाद वो जो करे देखा जाएगा बाद में, ठीक है। तो गांधी के प्रेशर डालने पर ये 60 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए गए, और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, पाकिस्तान ने बहुत सारा पैसा ये इस काम में लगा दिया, हथियार खरीदने में लगा दिया, डेवलपमेंट में नहीं लगाया। इसी बात से नाराज होकर नथुराम गोडसे वगैरह लोगों ने जो अपनी बात बोली है, मैं ये नहीं कह रहा कि नथुराम गोडसे ने सही किया गलत किया, मैं कह रहा हूं नथुराम गोडसे ने अपना जो पॉइंट रखा वो ये पॉइंट रखा था, ठीक है, कि आपने पाकिस्तान को पैसे दिलवाए, इस कारण से मतलब ये हुआ, ठीक है। चलो, दोनों एंगल, हिस्ट्री हमेशा से दोनों एंगल से देखी जाती है, एक एंगल से देखा था, ठीक है। अब ये पैसा आया। अच्छा, इसी बीच में 1948 आता है,
और ये हाँ फौज को भेजना शुरू कर देते हैं। अब ये अभी जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना नहीं है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं बना, इंडिया यहीं तक है बस, ठीक है। अब इनके जो हरि सिंह भाग के इंडिया आते हैं, दिल्ली में मीटिंग हो रही है हरि सिंह की, और माउंट बेटन है, हरि सिंह है, पटेल है, मैनन है, और बात चल रही है। हरि सिंह कह रहे हैं कि बचा लो यार, ये फौज आ गई है हमें मार देगी, बचा लो प्लीज। तो नेहरू बोल रहे यार हम क्यों बचाएं, तुम कौन हो भाई, तुम हमारे देश का हिस्सा तो हो नहीं, हम तुम्हें क्यों बचाएं। तो भैया कहते नहीं बचा लो, कहते नहीं अगर तुम पहले तो विलय करो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर साइन करो, और जब तुम साइन कर दोगे उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम लोगों को बचाने की। ऐसे किस मुंह से बचाएं, तुम कौन हो, हम तुम्हारे हैं कौन, ठीक है। हरि सिंह कह रहे थे नहीं यार बचा लो, उसके बाद बात कर लेंगे। ना 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 जी, अब नेहरू लगे तो मौका कि यार ये तो मौका अच्छा है, पैसे डालो। इसी बीच में लगातार ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की फौज जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये फौज ज्यादा ट्रेंड है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो थी है तो प्रोफेशनल आर्मी, ब्रिटिशर्स की आर्मी तो है ही है, हथियार अच्छे हैं, जम्मू कश्मीर की आर्मी तो कुछ भी नहीं है। और श्रीनगर यहां पर है, समझ लो श्रीनगर यहां पर है, और ये बारामूला क्रॉस करके पहुंच आ रहे हैं। अच्छा, इसी बीच यहां बात चल रही है, इसी बीच में दो घटनाएं घटती है बस 15-20 घंटे के बीच में। पहली घटना घटती है जैसे ही थोड़ा सा अंदर आ जाते हैं, यहां पे एक शहर मिलता है इनको, ठीक है, और मात्र 12 घंटे की दूरी रह गई थी श्रीनगर की, कि बस श्रीनगर को कब्जा करने वाले थे और 12 घंटे की दूरी रह गई थी। ये लोग जहां पहुंचते हैं, इस शहर में, छोटा शहर होता है कस्बा, इन लोगों को क्या सूझता है, ये लूटपाट करना शुरू कर देते हैं, ये लूटपाट करना शुरू कर देते हैं, घरों को लूटना शुरू कर देते हैं, दुकानें लूटना शुरू कर देते हैं, रेप करना शुरू कर देते हैं। अब इस चक्कर में इनके 15-16 घंटे निकल जाते हैं, 15-16 घंटे जो हैं वो निकल गए, 15 घंटे इनके निकल गए। देखो घटना कि यहां पहुंचने 12 घंटे चाहिए, लेकिन जो ये गड़बड़ करने लगे तो 15 घंटे निकल गए। इसी बीच में उसी समय पर यहां पर हाँ ये जो हरि सिंह है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देते हैं, ठीक है, और जैसे साइन करते हैं इसी बीच में भारत की फौज जो है तुरंत श्रीनगर के ऊपर लैंड कर जाती है, पहली टुकड़ी, और जैसे टुकड़ी पहुंचती है, जब तक ये लोग पहुंचते भारत की सेना वहां पहुंच चुकी होती है, और उसके बाद खदेड़ना शुरू कर देती है पाकिस्तान को, और फिर वो पीछे करते चले जाते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो 15 घंटे डिले ना करते तो श्रीनगर तो, क्योंकि भाई एयरपोर्ट जाने का रास्ता एक ही एयरपोर्ट है, अब एयरपोर्ट पे कब्जा होता उन लोगों का, तो इंडियन आर्मी कैसे उतर पाती। तो अगर ये गड़बड़ ना करते, इससे कहते दिमाग अपना सही रखना जरूरी होता है कि अब युद्ध में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ भाई जीत ही लिया हम लोगों ने सब कुछ, ठीक है। वो कश्मीर तो इंडिया में ही हो गया था, तो अभी भी तो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि अभी कश्मीर को अपने उसमें करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपकी बात सुनते हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई है। श्रीनगर से दौड़ाना शुरू किया लोगों ने, इंडिया वालों ने इनको पीछे ले आना शुरू किया। अब ये भाग रहे हैं, यहां से भाग रहे हैं, खदेड़ना शुरू किया ना, खदेड़ना श्रीनगर। अब इंडियन आर्मी यहां तो पहुंच गई, यहां पे कब्जा कर लिया है, और अब पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ रही है, खदेड़ते अब यहां का जब ज्योग्राफी देखोगे ना, ये पहाड़ बड़े बड़े पहाड़ हैं, कारगिल वारगिल बड़े पहाड़ हैं, बड़े ग्लेशियर्स आते हैं, ठीक है। अब इंडियन आर्मी ने इनको यहां तक तो खदेड़ दिया, बट प्रॉब्लम यह है कि इसके बाद खदेड़ने नहीं खदेड़ा। प्रॉब्लम क्या थी, अब आप बोलोगे यार जब खदेड़ रहे थे तो पूरा खदेड़ देते, ये रास्ते में काहे रोक दिया, आधा क्यों करा, यही तो बोलते हैं ना कि यहां तक क्यों छोड़ा। लेकिन यहां पे 2 पॉइंट है, यहां पे समझना पड़ेगा कि इंडियन आर्मी बस लैंड की थी, इंडियन आर्मी की कोई तैयारी नहीं थी, इंडियन आर्मी की तैयारी युद्ध के लिए नहीं थी। यहां पर श्रीनगर में तो वो झेल गए, लेकिन जब ये पहाड़ों में पहुंचना होता तो यहां के लिए जो कपड़े चाहिए होते हैं, जूते चाहिए होते हैं, हथियार चाहिए होते हैं, उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, सप्लाई नहीं थी कि भाई कि अगर हम आगे जाएंगे तो पीछे से कौन हथियार पहुंचाएगा, घायलों को कौन देखेगा, युद्ध तो कर नहीं रहे थे, वो तो खदेड़ रहे थे। अगर मान लो बहुत दूर तक खदेड़ देते और पहाड़ों पे चले जाते तो ये ठंड से मर जाते, या पाकिस्तान देख लेते कि पीछे तो कुछ है नहीं बैकअप, इनकी जो फौज आती और इनको घेर के मार दी फिर, ठीक है ना। तो इंडिया ने एक हद तक तो दूर किया, उसके बाद बोला कि चलो काम करते हैं, यूएन के माध्यम से कर लेंगे। माउंट बेटन ने बोला कि ऐसा है, घबराओ नहीं, नए यूएन बना था, 2 साल हुए थे, ठीक है, सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट को संभालने के लिए। तो उसके माउंट बेटन ने कहा कि मैं ब्रिटेन जो है वो आपका साथ देगा, तो ये इलाका तो आपका ही है,
आपको मिलेगा। तो नेहरू ने कहा ठीक भी है यार, यूएन के माध्यम से ले लेते हैं। और दूसरी बात है कि यहां पर अभी तैयारी हमारी है नहीं, जूते चप्पल। अरे बताओ 1962 में जब हमारी कोई तैयारी नहीं थी, तो ये तो 1947 की 48 की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए इंडियन आर्मी यहां तक पहुंची। अब ये इलाका नए खदेड़ा, अब यूएन एक तो खदेड़ नहीं पाया, दूसरी बात है यूएन के अंदर भी ब्रिटेन ने हमें धोखा दे दिया। ब्रिटेन ने पूरा सपोर्ट किया, ब्रिटेन उसका पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट किया खुल के, और ये फिर मैटर फंस गया आपका। तो ये इलाका अभी भी हमारा पीओके होता है, ये इलाका अभी पीओके में आ गया। और यहां पे सियाचिन आपका इधर है, सॉरी स्काईचिन, ठीक है ठीक है। तो इंडिया के पास ले देखे जम्मू कश्मीर ऐसा है ये, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर हो गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के माध्यम से हो गया, क्लियर। तो एक हो गया जन्म संघ से, एक हो गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से। तीसरा बचता हैदराबाद। हैदराबाद की कहानी यह है कि नवाब साहब जो है बहुत रिच है, बहुत रिच है, ठीक है। लेकिन भाई ज्योग्राफी समझते हैं कि ज्योग्राफी कैसी है। ये इंडिया, सॉरी ये आपका हैदराबाद, ये है, ये हैदराबाद है, ठीक है। कोई इलाका कहीं लगता नहीं है, बीच में इलाका है बस ये हैदराबाद। इन्होंने भी कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे, लेकिन बाद में क्या भूत सवाल होता है कि तो पाकिस्तान से मिलेंगे आगे। अब एक कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री होना, वो भी दुश्मन देश की कंट्री होना, कितना मुश्किल काम है, ठीक है। तो इंडिया ने कहा नहीं यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्हें रजाकार की फौज बनाई। आपसे पूछा जाएगा रजाकार कौन होता है। रजाकार का मतलब होता है वॉलंटियर, जिहादी वॉलंटियर, या वर्ड इस्तेमाल करें, ठीक है। क्योंकि नवाब कौन है, मुस्लिम है, तो उन्हें रजाकार बनाए। रजाकारों ने लगभग 2 लाख रजाकारों की फौज बनी, एक वॉलंटियर्स की फौज बनी, जिन्होंने कहा कि जिनका काम था कि अगर इंडियन आर्मी अटैक करेगी तो हम प्रोटेक्ट करेंगे हैदराबाद को, ठीक है। अब इन्होंने काम और भी किया, इन्होंने टॉर्चर करना शुरू किया जो हैदराबाद के हिंदू हैं, ठीक है, इन पे टॉर्चर करना शुरू किया क्योंकि किसी में भाग जाएंगे लोग, ठीक है। इसी बीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आएगा ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जो है लॉन्च किया वल्लभ भाई पटेल जी ने, और इसका काम था कि हैदराबाद को जीतना है पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, आर्मी के भेजने के माध्यम से। तो पूछेगा आपसे कि ऑपरेशन पोलो जो है संबंधित किससे है, तो वो है हैदराबाद को जीतने पे। और पोलो इसलिए रखा गया क्योंकि पोलो पता है क्या होता है, पोलो पता है, स्पोर्ट्स, 2 तरह की स्पोर्ट्स, एक तो घोड़े वाली पोलो, एक तो फुटबॉल खेलते हो, ऐसे फुटबॉल खेलते हो पैरों से खेलते हो, बॉल गोल में डाल देते हो, फिर अब हॉकी से खेलते हो। अब आप मान लो घोड़े में बैठ गए हो और लंबी डंडी है आपके पास, घोड़ा दौड़ेगा, आपको बॉल को हिट करना है और करते करते आपको उस गोल पोस्ट में डालना है। ये पोलो है, ये अंग्रेजों वाला शौक है। इंडिया में तो एक मैंने दूरदर्शन पे एक गरीब पोलो भी देखा था, लोग साइकिल से पोलो खेल रहे थे, साइकिल पोलो, साइकिल चलाओ पोलो मार। मैंने कहा इतनी भी क्या जहमत उठानी है, पैदल से कर लो या हॉकी खेल लो। अफगानिस्तान में जो होता है वो जो बकरी के खेल से, हाँ तो वही, और क्या होगा घोड़ वहां पे, और वहां पे कौन सा क्रिकेट खेलोगे यार, जैसा देश है। कुछ कहते हैं, चलो ठीक है ठीक है। तुमने वो खुदा गवाह देखी है क्या, खुदा गवाह पिक्चर में इसको हुआ ना, जो बकरी जीत जाएगा, और भी मूवीज में दिखाया गया है। हाँ ठीक है ठीक है, कोई ट्रेडिशन है उनका। सुनो, अरे सुनो, खत्म करना मुझे। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से अटैक किया गया कहां पर, हैदराबाद के अंदर, ठीक है। और इन रजाकारों को हराया, उसके बाद जाकर हराने के बाद सशस्त्र कार्रवाई के माध्यम से ऑपरेशन पोलो आ गया, हैदराबाद को विलय कर लिया गया, ठीक है। और जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि जहां के जो हैदराबाद के जो निजाम साहब हैं, बड़े किस्से उनके हैं कि बहुत ही कंजूस, भयंकर तरह के कंजूस, नहाते नहीं है, कपड़े चेंज नहीं, रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा रिच आदमी है। हैदराबाद बहुत ही रिच जगह थी, ठीक है। कोहिनूर हीरे के बाद दूसरा सबसे बड़ा हीरा जो था वो इनके पास था, एज अ पेपर वेट इस्तेमाल करते थे। और इतने कंजूस थे कि अगर आप मिलने चले जाओगे तो प्रोटोकॉल था कि 2 चाय और 2 बिस्किट होंगे, 2 चाय 2 बिस्किट, एक चाय हमारे लिए, एक चाय नजाम के लिए, और एक बिस्किट उनके लिए, एक बिस्किट हमारे लिए, बस चाहे वॉइसराय पहुंच जाए।
वॉयसराय साहब भी पहुंच जाए तो ही 2 चाय और 2 बिस्किट मिलेंगे, किसी को कुछ नहीं मिल सकता, एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता, ये प्रोटोकॉल था। कमरा देख लो, कमरे में जाले लगे हुए थे, पेंट नहीं आते थे, उनकी मीटिंग अपने कमरे में होती थी, ठीक है। इतने भयंकर किस्म के था। एक और तुम्हें यहां पर समझा देते हैं, इन्होंने काम किया था, इन्होंने पाकिस्तान को कुछ पैसा फंड नहीं करा था। ऐसा था कि जब लड़ाई चलने वाली थी, ऑपरेशन पोलो लॉन्च होने वाला था, तो हैदराबाद ने कुछ पैसा पाकिस्तान को दिया कि हम जो हैं तुमसे हथियार खरीदेंगे, हमें हथियार खरीदने हैं। वो पैसा बैंक ऑफ इंग्लैंड में डिपॉजिट किया गया कि आप हथियार दे दो, लेकिन ये कभी डील हो नहीं पाई, इससे पहले ही सब किस्सा खत्म हो गया। तो सारा पैसा जो था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में फंस गया। अब हुआ क्या कि 50-60 साल निकल गए, जो पैसा दिया था उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार 70 साल से लगा हुआ था, और ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान बोलता कि ये पैसा हमारा है, क्योंकि जो डील हुई थी वो डील जो है ये थी, जो निजाम साहब की जो वंशज हैं जो, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं पैसा हमारा ही है, ये ऐसी कोई डील नहीं थी, ठीक है, ये पैसा हमें। इंडिया ने निजाम साहब का साथ दे दिया कि भैया ऐसा है कि तुम लड़ो, हम देख रहे हैं। और अभी पिछले साल ये केस वहां पे आया है जजमेंट, ये पैसा जो है ये निजाम की फैमिली को मिल गया, ये पैसा वापस इनको मिल गया है, ठीक है। बहुत पैसा मिला है, बहुत पैसा है। पाकिस्तान की तो बहुत उम्मीद थी कि अगर मिल जाएगा तो उनकी गरीबी दूर हो जाने वाली है, उनका लोन लेने के लिए मरे जा रहे हैं तो बच जाएंगे। लेकिन इंडिया वाले ना 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 ना, मैं तुम्हें IPL खेलने दूंगा और ना तुझे मैं पैसे कमाने दूंगा। बस ये इंडिया वालों ने, इंडिया ने ना पाकिस्तान की एक नब्ज पकड़ी हुई है, IPL। उनको वहां चोट की जहां पर सबसे ज्यादा दर्द होता है उनको। कहता है इनको कितना भी मार दो, ये लोग पागल आदमी, ये लोग इनको हथियार 2-3 बार इनको हरा चुके हैं युद्ध में। कभी कभी ना आपको जहां पर तलवार काम नहीं करती वहां सुई काम करती है, तो सुई वाला है। क्योंकि IPL ना खेलना और इनके साथ क्रिकेट ना संबंध रखना, इससे इनको इतना नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए उनका एक ग्लोरी है जो उनकी, वो है क्रिकेट। अब उसको या बर्बाद कर दोगे तो कितना बढ़िया। तो इंडिया के सबसे अच्छा काम कोई काम हुआ है पाकिस्तान को सही करने में, तो इंडिया ने काम यही किया है। अरे 12 तक, हाँ वो नहीं 2007-8 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन 12 में तो आखिरी वो कभी कभी ना कभी माहौल बन जाता है, कभी कभी ऐसा आप हमें बात मान लोगे तो चलो ठीक है कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी है, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को कंट्रोल करने का यही तरीका है। कोई फायदा कुछ नहीं है कि आप हमसे पैसा कमाओ और फिर पैसा भी वही पैसा हम पे इस्तेमाल करो, कोई मतलब नहीं बनता इस चीज का यार। चाहे कोई दोस्ती यारी हो ना हो, वर्ल्ड कप में खेलो कोई दिक्कत नहीं, बस वही खेल लेंगे। सर अगर ये पार्टीशन नहीं हुआ तो अच्छी बात है, तो इंडिया का वो और प्रोग्रेस करता था। दोनों हो सकता था, नहीं हो सकता था। अब किस तरह डील करते हैं यार, इंडिया अपने प्रॉब्लम्स को कैसे डील करती है, मैटर इस बात पे आता है। रिसोर्सेज और ज्यादा हो जाते हैं, रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो पॉपुलेशन तो प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन की तो प्रॉब्लम है। तो इंडिया का ज्यादातर पैसा ये वॉर और में, हाँ ये बात तो सही कह रहा हूँ, वॉर में इस्तेमाल होता है ज्यादा पैसा, ये नुकसान है क्योंकि रिटर्न्स नहीं है। इकोनॉमिक्स की टर्म आई कैपिटल, जिसे रिटर्न्स ना मिले वो दिक्कत करती है। तो पढ़ाएंगे उसमें भी। सबसे बड़ी समस्या ये कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अब जहाज खरीदने में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहाज का कभी इस्तेमाल होगा ही नहीं। जो आपने राफेल खरीदे हैं संभवतः अपने जीवन काल में वो कभी इस्तेमाल ना हो पाए, वो रिटायरमेंट ले ले अपना, तो ये समस्या है। लेकिन क्या करें, लेकिन यहाँ पे ना आपका पुराने PCS के मेंस में सवाल आया हुआ था कि जो डिफेंस पे हम लोग पैसा खर्चा करते हैं, अच्छा अभी ऐसे मान लो अभी हम लोगों ने बहुत कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या पैसा सही इन्वेस्टमेंट हो रहा है डिफेंस के ऊपर, या डिफेंस का जो बजट बढ़ा जाता है वो सही है लगता है? सर 50% सही होता है, 50% तो थोड़ा टाइम को लेके वो वेस्टेज हो ही जाता है। ओवर इन्वेस्टमेंट सर नहीं सही है, हाँ, एक लिमिट तक करना सही। एक एंगल दूंगा, देखो आंसर का एक एंगल दूंगा, वैसे तो कई चीजें लिखोगे आप, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं मैं आपको, क्योंकि मेंस में किस तरह सवाल आएगा ये आपको तैयार होना है, ठीक है। देखो इकोनॉमी भी तभी बढ़ती है जब सिक्योरिटी होती है। जब देश सिक्योर होगा, सुरक्षित होगा, तभी इन्वेस्टमेंट भी आएगा, ठीक है। तो अगर आप, मैंने अभी आपसे कहा था कि भाई कि जो पैसा लगाया जहाज खरीदने में वो कभी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, वो भी सच है, बट ये भी सच है
कि जो पैसा लगाया उससे देश सुरक्षित हो रहा है, और जब इन्वेस्टर को लगेगा कि यार ये देश सुरक्षित है तो वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। वो आप क्या अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हो क्या? नहीं पता आपको। सीरिया में करते हो? नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि अच्छा ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान में रिसोर्स मिनरल्स नहीं है, सीरिया में मिनरल्स नहीं, सिक्योरिटी नहीं है वहां पे। कब युद्ध हो जाए, कब क्या हो जाए पता नहीं है। स्विट्जरलैंड अमीर क्यों है? कल ही बताया मैंने आपको, क्योंकि स्विट्जरलैंड न्यूट्रल है, वो सिक्योर है, लड़ाई में नहीं फंसूंगा मैं किसी के, इसलिए इन्वेस्टमेंट, सारा इन्वेस्टमेंट दुनिया भर का उसके पास आता है, समझे? तो अगर आपकी बाउंड्री सिक्योर है तो इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये भी एक एंगल है। तो डायरेक्टली भले ही हम रफाल का भी इस्तेमाल ना कर पाए, बट सिक्योरिटी, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है वो तो रहेगा। शादी नहीं कराते हैं घरों में कि लड़का कमाता नहीं है, अरे खानदानी है, जमीन बहुत ज्यादा है, जमीन ज्यादा होने से शादी हो जाती है ना? क्यों? सिक्योरिटी। भूखी नहीं मरेगी मेरी बिटिया, बस। नहीं, लोग देखते ही थे ना, और क्या देखते थे? और आप देखते सगाई अभी भी देखते हैं यार, क्या बात करते हो? घर मकान, भैया देखो सीधी हिंदुस्तान में शादी 50% हो गया। हिंदुस्तान में शादी दो तरह से होती है, जो मेरा अनुभव रहा है। पहला, लड़की की सुंदरता पे और लड़के के पैसे पे, बस। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन सच्चाई यही है। मैंने आज तक तो ऐसा कभी नहीं देखा कि लड़की बहुत बकवास सुंदर नहीं है और सिर्फ शादी इसलिए कर ली गई कि बहुत अच्छे स्वभाव की है। यार जब आप मिले नहीं, स्वभाव कैसे पहचान लिया आपने? बताओ। नहीं होता, मैं तो नहीं मानता। पहले तो आप देख के पसंद करते हो, अरे वाह देखने में अच्छी लग रही है, तब आपको स्वभाव भी अच्छा ही है, खाना भी अच्छा पका लेती है। बाद में सरकारी नौकरी लड़का मिल रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, ओहो अच्छा आईएएस है, आईएएस है। अगर सारे कुकर्म करता होगा तो भी शादी कर लोगे? अरे आईएएस है भाई, थोड़ा शौकीन तो रखता ही है, शौकीन तो हो गई होगा। हिंदुस्तान में दोगले किस्म के हम लोग हैं, शिवता आपको ये सब नहीं है। हमारे हम लोग अपना जो हम लोग जो झूठ बोलते हैं ना, अपनी लालच को और इस तरह को जो हमने शुगर कोटिंग की हुई है कि नहीं संस्कार और ये और सब हर चीज यार धोखा से ढकोसले मैंने तो भाई नहीं देखा आज तक ऐसा कि कोई बहुत सुंदर लड़की नहीं है और किसी लड़के ने बस स्वभाव से कि खाना अच्छा पकाती है, गाना अच्छा गाती है, शादी कर ली हो। हुआ है तो लड़का बहुत सही नहीं है, मगर लड़की की शादी कर दी। नहीं, कौन अच्छा नहीं है? लड़के की जॉब पे की गई बस। अरे सब शादी यही होती है, जॉब पे होती है यार, फैमिली जॉब पे होती है, कुछ सच्चाई यही है। अरे आप इंस्टाग्राम में बताइए कितने सारे दिखाते हैं। हाँ इंस्टाग्राम कोई डायरेक्टर था, अरे भैया वो एटली है वो यार, वो बहुत बड़ा आदमी है वो, और लोगों ने पता इतने बड़े बेवकूफ नहीं। सुनो क्या आता है, ये तो गलत बात है। एक ने मुझे जब मिला, देखो वो मैंने फेसबुक पे देखा, एक लड़का है वो असल में है वो डायरेक्टर साउथ का, एटली बहुत बड़ा डायरेक्टर है वो, छोटा डायरेक्टर नहीं, बहुत बड़ा। और शाहरुख खान की फिल्म जो आ रही है जवान, उसका डायरेक्टर है वो, पर अब थोड़ा सावला है, साउथ का है, सावला है। उसके साथ वो हीरो नहीं, 1900 ज्यादा क्या काला किया गया, वो था, ठीक है हाँ। उसके बाद उसके साथ एक हीरोइन की फोटो खिंचाई, तो एक फ्रेम में हीरोइन है जो सुंदर लग रही है और जरा एटली काला है। लोगों ने पोस्ट किया सरकारी नौकरी के फायदे, सरकारी पढ़ाई करो जम लगा के, तुम्हारी भी किस्मत चमकेगी। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया पहली बार, तो मैंने कहा, मैंने मैसेज किया, मैं ऐसे लिख दिया, मैं मूड पे था, किसी मूड, मैंने कहा यार ये बताओ अगर लड़का आईएएस हुआ तो तुम लड़की की सुंदरता बोल रहे हो, लड़की को अपमानित कर रहे हो कि काला है, और लड़का आईएएस हुआ तो अब बताओ किसको फायदा हो रहा है? लड़की को फायदा हो रहा है, लड़के को फायदा हो रहा है? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो भाई लड़की अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ा रही है, सुंदरता, तो लड़का भी अपने स्ट्रेंथ को आगे बढ़ा रहा है, उसके नॉलेज, पैसा, क्या बुराई है इसके अंदर? बैलेंस है डील। तो इसमें शादी में कोई लड़की शादी कर रही है किसी लड़के से तो कोई एहसान थोड़ी ना कर रही है, अपना मेरा भी तो देख रही है वो, सेफ्टी है, सीधी सी बात है। ये तो विन विन सिचुएशन है, कोई कुछ नहीं इसमें कर सकता भाई। देखो नहीं, एक्सेप्शन तो यार हमेशा होते हैं यार, वो मैं एक्सेप्शन की बात नहीं, मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। अरेंज में ही होता है, अरेंज में सबसे ज्यादा होता है, अरेंज में सबसे ज्यादा होता है यार। अब क्या करें, हमने दुनिया ऐसी देखी है, जैसे अभी आप लोग छोटे हो तो आपको थोड़ा सा आप लोगों के लिए रूमानी एक पिक्चर बनी होती है, हम लोग उस पड़ाव से गुजर चुके हैं, तो हमें रियलिटी पता है कि अबे सबकी शादी ऐसे ही होनी है, सब एक ही जैसे निकलने हैं। दिल्ली वाला केस एक आया अभी,
आफ्ताब वाला दिया ना 35 किलो वाला। भैया, ये ना ये लिव इन वाला सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा, केसेस खत्म नहीं ये इस तरह का दो एक और एंगल ले रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम वाला भी एंगल ले रहे वो छोड़ देते हैं। मैं लेता हूं लिव इन का, ये सबसे घटिया चीज है यार, सबसे घटिया। ये अंग्रेजों का जो है चोचले हैं समझ लो, इसने बर्बाद कर दिया है यार ये सब। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, चलो फर्म खत्म करते हैं, आपको टेस्ट दे पाओगे आप इसको। सिटीजनशिप 5 से 11, ठीक है। इंडिया में एकल नागरिकता है, यानी कि स्टेट्स की नागरिकता नहीं है, सिर्फ भारत की नागरिकता है। कोई ब्रिटेन की तरह है हमारा सिस्टम। अमेरिका में 2 ही नागरिकता है, वहां पर क्या है, कैलिफोर्निया का भी हो सकता है और अमेरिका के मतलब हो सकता है, और अमेरिका का 2 नागरिकता होती हैं, ठीक है। यहां से कॉन्सेप्ट एक आ रहा है आपका, एक ना एकल कार्ड था, वो जो कौन सा कंट्रोल में जो कार्ड मिलता है आपको यार, हैं। अच्छा वो राशन कार्ड। राशन एक देश एक राशन कार्ड सिचुएशन। तो कॉन्सेप्ट यहां पर है कि पूरे देश में कोई बंदा कहीं भी जाए तो राशन ले सके, ठीक है, बढ़ेंगे। बस यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब उसमें कुछ मसले हैं कि स्टेट्स जो जिनकी जिम्मेदारी जो राज्य हैं, अब जैसे यूपी है, यूपी छोड़े तमिलनाडु है, तमिलनाडु ज्यादा तरक्की वाला है, अब उसकी सरकार की जिम्मेदारी अपने लोगों को पालने की है। यूपी के नौकरी करने वाले पहुंच जाएं, उनको भी तो राशन दोगे तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। ये पॉइंट यहां पे है। फिर यहां भारत सरकार आती है कि नहीं है तो नागरिक भारत के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं कॉन्ट्रोवर्सी डाल देता हूं आप लोगों को दिमाग में कि चलते चलते घुमा दूं कि क्वेश्चन मार्क डाल दूं मैं आपके। और उससे क्या हो सकता है, संसद अच्छा पार्लियामेंट को सिर्फ काम वो सिर्फ है कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा। और पार्लियामेंट जानते हैं 3 तरह के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। अच्छा, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने सुझाव दिया, और 2003 चीज छोड़ दो, ये तो बातें बढ़ेंगे, ये पढ़ लेते एग्जाम में भी फिलहाल आने वाला है। नागरिकता को 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। बाय बर्थ कि 26 जनवरी 1950 को, या उसके बाद जो भारत में पैदा हुआ है, मतलब संविधान लागू होने के बाद जितने लोग पैदा हुए सब डिफॉल्ट इंडियन, ठप्पा लग गया सबके ऊपर, ठीक है। जन्म के समय उनके माता पिता में से किसी एक भारत का नागरिक होना अब आवश्यक है, मतलब लोग भारत किसी फॉरेनर शादी कर लेते हैं तो भी वो इंडिया का नागरिकता ले सकता है जन्म के दौरान। बाय डिसेंट वंश परंपरा के हिसाब से भारत के बाहर किसी अन्य देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक रहा हो। यानी कि मान लो कि जैसे कि कोई इंडियन है, वो बाहर गया, शादी कर रही किसी महिला से, विदेशी महिला से, बच्चे जो होंगे, अब मेरे इंग्लैंड गया, उसने किसी इंग्लैंड की औरत शादी कर ली, बच्चा जो हुआ, अब बच्चे के पास ऑप्शन है कि या तो ब्रिटेन की नागरिकता ले या इंडिया की नागरिकता ले, ऑप्शन है। इंडिया का हो सकता है, अगर उसने ब्रिटेन की ले ली तो फिर इंडिया की नहीं मिलने वाली, ठीक है ना, हो सकता है, हो सकता लिखा ना। कैटरीना कैफ में ये तो था। हाँ, कैटरीना कैफ के पापा जो इंडियन है और जो मम्मी अमेरिकन है, ओ ब्रिटिशर है, ब्रिटिशर, ठीक है। पंजीकरण से बाय रजिस्ट्रेशन, आप इंडिया में रह रहे हो, 5 साल पूरे हो गए आपके, क्या वो पूछे सर इस समय कैटरीना कहाँ थी? इस समय कैटरीना कैफ थी? वो कहाँ कौन सी वो आई थिंक ब्रिटिशर ही है। अरे आपका देशभक्त अक्षय कुमार, वो भी कनाडा का है, तो यार कैटरीना कैफ के बारे में क्या बोलना। अप्लाई किया अब वो भी तेरे पैदा तो वहीं पे उसके हाथ में थी, क्या पता कि पैदा कहाँ होना चाहिए, तो पैदा हो गई वहां पर। अक्षय कुमार ने तो, आप अक्षय कुमार को डिफेंड कर रहे हो यार, मैं कैटरीना को डिफेंड कर रहा हूँ। सर अक्षय कुमार भी कैसे डिफेंड कर सकते हैं? अक्षय कुमार ने अभी भी नहीं ली नागरिकता हिंदुस्तान की, सर सारा पैसा तो वो ले रहे हैं, अभी भी नहीं ली है। कैटरीना कैफ को आप बोलते हो भाई, वो तो पैदा हुई है ना, उसकी गलती क्या, वो कहीं वो तो नाइजीरिया में, तो नाइजीरिया की बन जाती, क्या कर देते फिर अक्षय कुमार। आप 4-5 पिक्चरें देशभक्ति की 4-5 पिक्चरें बनाकर मुंह नहीं मोड़ सकते आप अपने उससे, ठीक है ना। चलिए, पंजीकरण के माध्यम से रजिस्ट्रेशन, इंडिया बहुत पसंद आ गया आपको, रहना चाहते हो आप, ठीक है, तो 5 साल से अगर रह रहे होगे तो आप आराम से 7 साल हो गया ना मेरे ख्याल से, 7 साल हो गया है, 7 साल हो गया मुझे लगता है, 7 साल हो गया, ये 7 ईयर्स है, 7 साल से आप इंडिया में रह रहे होगे तो हो जाएगा। दूसरा कैसा है, जिसका जन्म भारत में हुआ है, यानी कि डिप्लोमेट्स होते हैं, यानी कि जो काम करने वाले लोग, डिप्लोमेट्स कौन से होते हैं, जो जैसे कि किसी देश का अधिकारी हिंदुस्तान में एम्बेसी में काम कर रहा है, यहाँ पर हिंदुस्तान में काम कर रहा है, राजदूत हो गए या और ऑफिशियल्स हो गए, उनकी फैमिली भी होती है, पैदा हो जाते हैं यहाँ पर, उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, ठीक है। या कोई नौकरी करने आया है, जैसा इंडियंस नौकरी करने बाहर जाते हैं, तो बहुत सारे
विदेशी भी हिंदुस्तान में काम करते हैं। तो जो जन्म हो गया, बच्चा पैदा हो गया, तो उसका रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम यहाँ पर उनको नागरिकता दे सकते हैं। तो ऑप्शन होगा ना दोनों। हाँ हाँ, ऑप्शन हमेशा रहते हैं। ऐसे विदेशी तो एक ले ले, हैं? जिस देश का हो उस देश का ले ले, चाहे इंडिया का। ऑप्शन रहेगा। हमें सिस्टम बना दिया है कि भाई यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है इस जमीन के अंदर, तो उसको नागरिकता दी जाएगी। अब वो ना लेना चाहता, वो कहीं जहां चाहता वहां चले जाता है, क्या दिक्कत है उसका? ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो, ठीक है, भारतीय नागरिकों के माइनर बच्चे, यानी भारतीय नागरिकों के माइनर बच्चे जो होंगे, ठीक है, राष्ट्रमंडल देशों में ऐसे नागरिक जो, राष्ट्रमंडल कौन होता है? कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ का मतलब है वो कंट्री जिसने ब्रिटिशर्स ने राज किया है। 60 कंट्रियां हैं लगभग जिन पर अंग्रेजों ने राज किया, उन्हें कहते हैं राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ। ऐसे देशों में ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं। 4-5 ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे मेन क्वेश्चन फंसेगा यार ये, बस ये सब बहुत डिटेल में नहीं आता है, ठीक है। ये मैं सब ऑप्शन डाल दिए आपको। नेचुरलाइजेशन की, कोई व्यक्ति जो वयस्क है और 10 वर्षों से भारत में निवास कर रहा है, देशीकरण का एक सर्टिफिकेट और मिल जाता है नेचुरलाइजेशन का, जिसके अंदर अगर कई समय से हिंदुस्तान में रह रहा है, धीरे धीरे करके उसको इंडियन मान लिया जाता है। और एक है बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड, यानी कि मान लो इंडिया ने अटैक किया, लाहौर को जीत लिया, लाहौर का जो इलाका हिंदुस्तान में मिल गया, मिलने के बाद वो इंडिया हो गया, मतलब सारे लाहौरी इंडियन। अब प्रॉब्लम यही है कि अगर देश अटैक करके आप जीतते हो तो जमीन के साथ लोग भी आएंगे, फिर उनको झेलो। फिर अगर लाहौरी में आ गए देश में तो समझो कि पागल कर देंगे तो बैठ के, फिर कौन, इसलिए अब देश जीतने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब लेकिन अब ये नागरिकता का अंत भी होता है। कैसे अंत होता है? 3 प्रकार से, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, 3 प्रकार, सारा का प्रकार। किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली हो, चले गए आप, नागरिकता का खुद आपने छोड़ दिया हो, नहीं जा रहा हूं मैं अमेरिका, छोड़ के आ रहा हूं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला, सरकार स्वयं जो है नागरिकता से वंचित कर दे। क्या? संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। आपने कहा था मैं नहीं मानता संविधान को, तो तू संविधान को नहीं मानता तो मैं तुझे नहीं मानता, निकल जाए यहां से, ठीक है। संविधान के प्रति अनिष्ठा, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने से आपने मुखबरी कर दी युद्ध के टाइम पे, तो गए आप। पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया और गए कहीं देश में, वहां पर जाकर आपने कुछ क्राइम कर दिया और जेल हो गई आपको, 2 साल की हो गई, 2 साल से ज्यादा की हो गई, 2 साल लगभग जेल हो गई, ठीक है, तो आपको सजा है, मतलब हटा दिया जाएगा। कोई आपको लग जाएगा कि बंदा सही नहीं है, क्रिमिनल बंदा है, ये मतलब है, ठीक है। सेम एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं यहाँ पे, चुनाव वाला लेते हैं। कितने साल की सजा होने के बाद 6 साल के बैन लग जाता है चुनाव लड़ने पे? अगर किसी व्यक्ति को मिनिमम कितने साल की सजा हो कि उसको 6 साल का बैन लग जाए? 2 साल। 2 साल से ज्यादा का अगर आपको सजा हुई है तो आपको फिर बैन लगेगा आपको। अरे 6 साल है कि लाइफ लॉन्ग है? 6 साल का ही है, 6 साल का है, 6 साल का है, 6 साल का। लालू को हुआ है, हाँ, लालू को बचाया जाता है, इसलिए इलेक्शन लड़ नहीं पाता है, ठीक है, 6 साल का ही है। किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर लगातार 7 वर्ष से भारत के बाहर रहने पर, इसीलिए जो इंडियंस बाहर रहते हैं उनको बार बार आना पड़ता है इंडिया में भी। लगातार बाहर रहोगे तो लगेगा बाहर ही चला गया ये तो बंदा, ठीक है। बाकी मैंने पढ़ा दिया है, 36 से पढ़ा, ये सब पढ़ा दिया, चलो हो गया।